हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी जर्नी, सफ़र से सफलता तक। आज हम लोग बीपीएससी के द्वारा जो ऑडिटर का एग्ज़ाम लिया गया है 5 जुलाई को, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस के आने के, रिपीट होने के या सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हम लोग इधर का टेस्ट उधर का टेस्ट लगाते हैं, लेकिन ये बीपीएससी ने खुद कंडक्ट किया ये पेपर, तो ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से रिपीट भी हो सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए हम लोग साथ में मिलकर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर सॉल्व करने के कोई आंसर अगर ऐसा रॉन्ग आ जाता है तो बहुत ज़्यादा ऑफेंड नहीं होना है, आप कमेंट में उसका सही आंसर डाल दीजिएगा। ठीक है, मैंने अपने एंड से कोशिश की है कि लगभग आंसर को सही, जितना सटीक हो सके उसको डालने की कोशिश की है, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। बीपीएससी ऑडिटर का पेपर है ये, जिसको कि हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखो, पहला ही क्वेश्चन थोड़ा लेंदी टाइप इन्होंने बनाया है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है फिस्कल डेफिसिट डिक्लाइंड फ्रॉम 9.2% ऑफ जीडीपी। कितना? 9.2% ऑफ जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2021 टू बिलो 5% बाय फाइनेंशियल ईयर 2025। बोल रहा है कि 2021 में जो फिस्कल डेफिसिट था वो 9.2% था। ठीक है, और अभी घट के 2025 तक में वो 5% के आसपास आ गया है। सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? बिल्कुल सही कह रहा है ये। ठीक है, क्यों सही कह रहा है भाई? 2020-21 के आसपास में क्या आया था, याद करो? कोविड आया था। तो कोविड के टाइम में कितना ज़्यादा बढ़ गया था, एक्सपेंडिचर बढ़ गया था, सारी चीज़ें बढ़ गई थी, और हमारा उस वजह से फिस्कल डेफिसिट काफ़ी हाई हो गया था। कितना? 9.2% के आसपास हो गया था। लेकिन बाद में वो घटते घटते सब्सिक्वेंट ईयर में कितना होता गया? 2022 में अगर हम देखें, 2022 में वो घट के 6.7% हो गया था। उसके बाद 2023 में कितना हो गया था? तो 2023 में हो गया था ये 6.4% हो गया था, और बाद में ये घटता गया और 5% के आसपास में आ गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द फिस्कल डिफिसिट टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 इज बजटेड एट 2% ऑफ जीडीपी। क्या भाई ये स्टेटमेंट सही है क्या? 2% ऑफ जीडीपी बोल रहा है। क्या भारत का फिस्कल डेफिसिट कितना? 2% ऑफ जीडीपी है? नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहा है ये। भारत का जो अभी फिस्कल डेफिसिट है वो कितना है? 4.4% बताया गया है। ठीक है, 4.4% बताया गया है, इसको याद रखना है आपको। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। द रेवेन्यू डेफिसिट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी has reached its lowest level since financial year 2009 to financial year 2026। बोल रहा है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है, हम लोग पहले ऊपर किसका बात किए? फिस्कल डेफिसिट का बात किए। यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अब जो हम लोग बात कर रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? तो रेवेन्यू डेफिसिट जो है हमारा, वो किसके किसके बीच का होता है? रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कौन सा रेसिप्ट होता है भाई? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो गैप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। और इसमें से हम किसको एक्सक्लूड कर देते हैं? तो इसमें हम कैपिटल एक्सपेंडिंग को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो बोल रहा है कि 2009 तक में रेवेन्यू डेफिसिट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी हैज रीच्ड इट लोएस्ट। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अपने लोएस्ट पे आया हुआ है। ओके, तो जब हम लोगों ने तीनों स्टेटमेंट को देख लिया तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे स्टेटमेंट 2 था वो गलत था। तो 2 का एलिमिनेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1 और 3 आ जाएगा। लेकिन देखो, अगर मान लो पहला और तीसरा स्टेटमेंट नहीं आता था, फिर भी आप यहाँ से 2% ऑफ जीडीपी यहीं पे कैच था, यहाँ से आप अगर इसको देख लेते तो आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते थे। ठीक, अब हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। इन जून 2025 द वर्ल्ड बैंक रिवाइज द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन टू। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन कौन देता है भाई? तो वर्ल्ड बैंक तय करता है इस चीज को। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या तय किया इस चीज से रिलेटेड? पहले जो था हमारा वो कितना था? 2.15 पर डे था डॉलर, 2.15 डॉलर पर डे था। लेकिन उसको रिवाइज करके कितना कर दिया गया है? उसको रिवाइज करके अभी कर दिया गया $3 पर डे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? $3 पर डे हो जाएगा। पहले था ये $2.15 पर डे। अच्छा, ये रिवाइज करने के बाद भारत में भी एक राज्य जो केरला है, उसने जब देखा $3 पर डे वाला स्कीम, तो उसने बोला कि केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट। केरला ने ये क्लेम किया कि फर्स्ट स्टेट टू इरेडिकेट व्हाट? एक्सट्रीम पॉवर्टी को करने वाला राज्य बन गया है केरला। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट इसके दावे को सही नहीं मान रहे। ठीक, लेकिन हम लोग को याद रखना है कब इसने किया था?
तो 1 नवंबर 2025 में ये दावा इसने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वामित्व इनिशिएटिव के बारे में। ये सब ने हम लोगों ने करंट अफेयर्स में भी पढ़ रखा है। तो स्वामित्व क्या है हमारा, स्वामित्व के बारे में हम लोग को पता है। ये किससे रिलेटेड है, ये लैंड ऑनरशिप से रिलेटेड है। जो स्वामित्व स्कीम है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो प्रोवाइड लैंड ऑनरशिप थ्रू ड्रोन बेस्ड मैपिंग इन रूरल एरियाज। ठीक है, ये हमको याद रखना है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म होता है सर्वे ऑफ विलेजेस इन मैपिंग, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ स्पेस कम है, इसको यहाँ लिख देते हैं हम लोग। क्या है स्वामित्व, स्वामित्व है हमारा सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग, विलेजेस एंड मैपिंग। तो ये याद रखना है, विलेजेस से रिलेटेड है और मैपिंग कर रहे हैं हम लोग किसकी मदद से, विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी, विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है, तो आपको अगर फुल फॉर्म भी पता होता तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए, इससे क्या होगा, जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वगैरह वो हमारा कम हो जाएगा। अगला क्या है, अगला मैच द कॉलम बोल रहे हैं हमको। क्या मैच द कॉलम करना है, तो देखो आपको कुडुमश्री के बारे में पता होगा। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कहाँ का, केरला का। अगर हम बी को 1 से मैच कर देते हैं तो हमारे को कितना ऑप्शन है, बी का 1, 2 ऑप्शन यहाँ पे फिर भी बच जाता है। महाराष्ट्र किससे रिलेटेड है, तो टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप से रिलेटेड है, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप से रिलेटेड है। तो महाराष्ट्र रूरल टेक्नोलॉजी जो ये RUTAGE है इससे रिलेटेड है। तो हमारा ए का क्या हो जाएगा, ए का हमारा 3rd हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन है। ठीक है, और जो बच गया हमारा हरियाणा वाला वो क्या, पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट। ओके, चलिए ठीक है। द परसेंटेज इंक्रीज इन कैपिटल आउटले बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022 से फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए कितना किया गया है, कैपिटल आउटले कितना इंक्रीज कर दिया है, कितना परसेंट इंक्रीज किया गया है, तो ये 89% इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर को 89% इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, एज पर द PLFS डेटा फॉर Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 द लार्जेस्ट शेयर ऑफ रूरल वुमेन वर्कर इज इंगेज्ड इन। तो जो महिलाएं हैं हमारी, ग्रामीण महिलाएं जो है, उनका कंट्रीब्यूशन किस में है, किससे जुड़ी हुई हैं वो सबसे ज़्यादा, तो वो कैजुअल लेबरर्स हैं। ठीक है, लेबर भी हमारे कई टाइप का होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, ओन अकाउंट जो वर्कर्स होते हैं जो अपने काम में बिजी रहते हैं, रेगुलर वेजेस एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन ये क्या कैजुअल लेबरर्स हैं, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात यहाँ पे हो जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब हम लोग। सर्विस सेक्टर FDI इनफ्लोज अकाउंटेड फॉर अप्रॉक्सीमेटली %% ऑफ टोटल FDI। हमारे FDI की बात कर रही है, उसमें भी किसकी बात हो रही है, सर्विस सेक्टर की बात हो रही है। कितना परसेंटेज, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23 to 25 की बात हो रही है। काफ़ी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 70.2% हो जाएगा। ठीक है, FDI जो हमारे सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, संकल्प योजना फॉर स्किल डेवलपमेंट इन बिहार। देखो, बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है और संकल्प योजना से रिलेटेड पूछा गया है। जब हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो हम लोग इसको देखते हैं किस चीज़ के लिए ये किसके द्वारा किया गया। आप एक चीज़ और मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ज़्यादातर केसेस में वर्ल्ड बैंक हमारा सही आंसर हो जाता है। व्हाट आई एम सेइंग, ज़्यादातर केसेस में, नॉट एवरी टाइम। वर्ल्ड बैंक बार बार बिहार में आप देखोगे, जो बिहार में निवेश है, जो इन्वेस्टमेंट है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है। ये जो हमारा संकल्प योजना है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट है। ठीक है, ये किस चीज़ से, तो स्किल डेवलपमेंट। एक तो स्किल डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट। ठीक, और दूसरा क्या है, एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड है। ये स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड है हमारा संकल्प स्कीम, वोकेशनल ट्रेनिंग। ओके, तो ये भी हमको याद रहना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट जल जीवन मिशन। तो हमारे जल जीवन मिशन जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है,
उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या, द मिशन वाज लॉन्च इन 2019, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। बजट आउटले कितना है तो ये तो हमको याद नहीं है, लेकिन 2019 में किया गया, तो हम इसको करेक्ट मान के चलेंगे। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, टू अचीव 100% कवरेज। सबसे पहले तुम क्वेश्चन में देखेंगे नॉट ट्रू पूछ रहा है हमसे, तो हमको नॉट ट्रू दिमाग में रखना है कि हाँ भाई नॉट ट्रू पूछ रहा है तो हमको नॉट ट्रू पे ही फोकस करना है। ठीक है, अब बोल रहा है टू अचीव 100% कवरेज द मिशन हैज बीन एक्सटेंडेड अंटिल 2035। बिल्कुल नहीं, 2035 नहीं, 2028 तक एक्सटेंड किया गया इसको। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जब एक स्टेटमेंट गलत हो गया तो बाकी सारे स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। 81% ऑफ रूरल हाउस होल्ड नाउ हैव अक्रॉस क्लीन टैप वाटर, ये भी ठीक है। और बजट आउटले कितने का है, 67,000 करोड़ का है 2025-26 में। ठीक, अच्छा, जब टैप वाटर की बात होगी तो हमको पूरी मॉडल याद रखना है। पूरी मॉडल, पूरी में क्या हुआ है, जो टैप वाटर से हर जगह पानी उपलब्ध है। ठीक है, और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पूरी में नो प्लास्टिक वाटर बॉटल अवेलेबल, मतलब वहाँ नो प्लास्टिक वाटर बॉटल बैन है। वहाँ टैप वाटर ही इतना है कि वहाँ पे प्लास्टिक वाटर बॉटल सेल नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एमएसएमई कंट्रीब्यूट, एमएसएमई के बारे में बात हो रही है। अबाउट 35% टू मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, क्या एमएसएमई 35% कंट्रीब्यूट करता है? तो ये, अच्छा आगे स्टेटमेंट पहले हम देखते हैं। एमएसएमई कंट्रीब्यूट मोर देन 50% ऑफ ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट। एमएसएमई कंट्रीब्यूट अबाउट 50% टू इंडियाज जीडीपी। देखो भाई, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट, क्या ये ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट दे रहा है इतना? अच्छा, हमसे पूछ क्या रहा है, सबसे पहले देख लेते हैं कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये पूछ रहा है कि कौन कौन से करेक्ट हैं। तो एमएसएमई हमारे यहाँ का बैकबोन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, इसको बैकबोन कहा गया है। तो ये हमारे भारत का 35% इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कवर करता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो हमारा 50% ऑफ ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट, 50% क्या, तो ये सिर्फ इंडिया के एमएसएमई की बात नहीं हो रही, पूरे वर्ल्ड के एमएसएमई की बात हो रही है। तो 50% ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट जो वो इस पर टिका हुआ है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, तीसरा स्टेटमेंट है कि एमएसएमई कंट्रीब्यूट अबाउट 50% टू इंडियाज जीडीपी। नो, इतना बड़ा योगदान जीडीपी में इसका नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 1 और 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मिशन लाइफ, लाइफ क्या होता है भाई? लाइफ के बारे में हम लोग को पता है कि जब मोदी जी ने लाइफ के बारे में कहा था, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर, कब हुआ था ये इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया था। क्या पूछ रहे हैं, प्रीमियरली प्रमोट्स लार्ज स्केल इंडस्ट्री, क्या इंडस्ट्री से रिलेटेड है? तो नहीं, कट कर देंगे। क्लाइमेट एक्शन डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन, क्लाइमेट एक्शन डिपेंड ऑन, ये क्लाइमेट से रिलेटेड है। बिहेवियरल एंड लाइफस्टाइल चेंजेस टू सपोर्ट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रिक्वायर्स गवर्नमेंट लेड एक्शन। तो ये देखो, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट यहीं पे दिख रहा है, सपोर्ट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात होगी यहाँ पे। तो ये पोर्शन हमारा सही हो जाएगा। टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन की बात नहीं की गई है इसमें। ठीक है, और गवर्नमेंट लेड एक्शन की भी बात नहीं की गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिहेवियरल लाइफस्टाइल चेंजेस टू सपोर्ट। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। शेयर ऑफ ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इन जीडीपी इन इंडिया इज एस्टिमेटेड अराउंड। जब हम लोग बजट पढ़ते हैं तो जीएफसीएफ के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो जो करेंट एस्टिमेट है फॉर द शेयर ऑफ जीएफसीएफ विच मेजर्स इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट रिलेटिव टू जीडीपी, ये कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 20% है। तो जो हमारे जीएफसीएफ का है जीडीपी में वो कितना है, 20% है। द फिजिकल डेफिसिट ऑफ बिहार, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ये दोबारा अगर बीपीएससी में पूछ लिया जाए तो कोई संदेह नहीं करना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कितना हो जाएगा फिजिकल डेफिसिट हमारा, 2.98, ये हमको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर जीएसवीए इन बिहार एट कांस्टेंट प्राइस। क्या ये क्वेश्चन बार बार नहीं पूछे जाते हैं? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और हमारे सर्वे से रिलेटेड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बार का हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का जो ब्रेकडाउन है वो कितना है, प्राइमरी में 19.9%, सेकेंडरी में 21.5% और टर्शियरी में कितना है, जो सर्विस सेक्टर हमारा उसमें 58.6% है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट फ्रॉम बिहार हैव बीन ग्रांटेड। अब जीआई टैग से रिलेटेड बात हो रही है, तो क्या मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है कि नहीं मिला है? एग्जैक्टली मिला हुआ है। उसके बाद क्या है, फुलकारी एम्ब्रॉयडरी,
फुलकारी एम्ब्रॉयडरी को मिला है, क्या आपने सुना है? चलो आगे देखते हैं। शाही लीची को मिला हुआ है, कतरनी राइस को मिला हुआ है, ये शाही लीची ऑफ मुजफ्फरपुर, ठीक है। मिथिला मखाना कौन से क्षेत्र का? तो ये दरभंगा मधुबनी क्षेत्र का। कतरनी राइस कहाँ का? तो भागलपुर का। लेकिन हमने फुलकारी एम्ब्रॉयडरी के बारे में नहीं पढ़ा है, तो इसको हम लोग यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 134 हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने कौन सी एम्ब्रॉयडरी के बारे में पढ़ा है बताओ? अभी 52 बूटी को मिला है, मुजफ्फरपुर की भी एक एम्ब्रॉयडरी है, उसके बारे में आप लोग बताएंगे। और टोटल कितने हैं? 16 है या 19 है? कितने GI टैग हैं बिहार में बताइए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ द बिहार स्टार्टअप पॉलिसी? बिहार स्टार्टअप पॉलिसी को बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो युवा फ्रेमवर्क की बात हो रही है, युवा फ्रेमवर्क की बात हो रही है। युवा फ्रेमवर्क क्या है हमारा? यस टू यूनिवर्सल बेसिक इनकम फॉर एंटरप्रेन्योर। स्टार्टअप में हमारा क्या है? युवा जो हमारा फ्रेमवर्क है वो कहता है यस टू यूनिवर्सल बेसिक इनकम फॉर एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे अब हम लोग। फिर से बिहार का क्वेश्चन है। बिहार रैंक डैश अमंग मेजर स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन द ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन सेक्टर इन द ईयर 2023। काफ़ी अलग सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ पूछ रहा हूँ भी कौन से सेक्टर में? तो ट्रांसपोर्ट में, स्टोरेज में, ठीक है, और किसमें? कम्युनिकेशन सेक्टर में पूछा जा रहा है बिहार का रैंक। तो बिहार का रैंक फर्स्ट आया है, इसलिए पूछा जा रहा है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ओके, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट फॉर 2023-2024 ये बताते हैं कि जो बिहार है उसने टॉप रैंक अचीव किया है कौन कौन से सेक्टर में, तो हमको सेक्टर भी याद रखना है, ठीक। चलो आगे देखते हैं। विद द सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉ एक्ट 2025 द FDI लिमिट टू इंडियन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर में आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर में कितना कर दिया गया है FDI, तो इसको 100% कर दिया गया। पहले कितना था? ये 74% था। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने करंट अफेयर्स में भी देखा है। ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में भी हम लोगों ने करंट अफेयर्स में पढ़ा था। आपने किसी और सोर्स से भी पढ़ा है तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा। तो ये कौन सी इकॉनमी है? ये क्रिएटिविटी बेस्ड इकोनॉमी है। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था कि बजट में इसके बारे में कहा गया है, तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है जो क्रिएटिविटी बेस्ड इकोनॉमी हो जाएगी, ठीक है। अगला हम देखेंगे ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट ऑफ बिहार इन 2023-2024 वाज लोअर देन 2022-2023 बाय अप्रॉक्सीमेटली। देखो भाई कितना बढ़िया एकदम टेक्निकल क्वेश्चन बना दिया है। टेक्निकल क्वेश्चन क्या बना दिया है कि हमसे पूछ रहा है, फाइनेंशियल डेटा पूछ रहा है, कब का? तो पूछ रहा है 23-24 में, जो अभी डेटा है 23-24 वाला वो 22-23 से कितना परसेंटेज कम है। तो जब आप सर्वे पढ़ोगे तो ऊपर में ही बताया जाता है कि 20.4% कम है, ठीक है। ओके, तो फिस्कल डेफिसिट ऑफ बिहार इज 20.4% लोअर देन 2022-2023 से इतना कम है। इसको याद रखना है, रट्टा मार लेना है, ठीक है। फिर पूछेगा BPSC में तो याद रहना चाहिए, ठीक है। A private members bill proposing constitutional amendment requires which one of the following? अब देखो यहाँ से पॉलिटी चालू है, ठीक है। तो पॉलिटी एकदम क्या पूछ रहा है कि प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में पूछ रहा है। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है भाई? कौन पेश करता है? तो जो सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, मतलब किसी भी पार्टी के जो मिनिस्टर नहीं होंगे, जो मिनिस्टर बिल पेश करते हैं, उसके अलावा जो बिल होता है उसको हम प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। तो कौन सी मेजोरिटी चाहिए होती है इसमें? सॉरी, इसमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है हमको, ठीक। चलो आसान सा क्वेश्चन था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशेस द अटर्नी जनरल फ्रॉम सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? अटर्नी जनरल के बारे में पूछा जा रहा है। कौन होता है भाई अटर्नी जनरल? तो अटर्नी जनरल भारत का सबसे पहला लॉ ऑफिसर होता है। कौन है अभी अटर्नी जनरल? अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो पूछ रहा है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अटॉर्नी जनरल जो होता है इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, यहाँ मेंशन है। देखो पहला लाइन क्या है? अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस करती है? नहीं, सरकार इसको अपॉइंट करती है। तो सरकार जब ये सरकार के फेवर में काम करता है तो यहाँ पे चीफ जस्टिस नहीं होगा। सॉलिसिटर जनरल इज द सेकेंड। आपको पता होना चाहिए कि अटॉर्नी जनरल को सपोर्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं, ठीक है। उसका तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। अटॉर्नी जनरल इज अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट। नो, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ पे वो दोनों हाउसेस में जाके
पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते। सॉलिसिटर जनरल इज अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, अटॉर्नी जनरल इज नॉट। ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है, ये सारे स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, तो हमारा बी पार्ट सही हो जाएगा। कौन है हमारा वेंकट रमनी, कौन है बताइए अभी अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता या कोई और है बताइए, या चेंज हो गए? चलिए 23rd देखते हैं अब हम लोग। 23rd क्या है हमारा कि द जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन इंडिया इज प्रिमरली प्रोटेक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात की जा रही है, किससे किया जाता है? क्या कोर्ट को कंटेम्प्ट की पावर है? बिल्कुल है। कोर्ट को क्या फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस की पावर है? बिल्कुल है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है? ये भी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट हैपेंस, चलो अगला देखते हैं। व्हाट हैपेंस इफ द प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस और डाई? आपको पता है प्राइम मिनिस्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, कैप्टन ऑफ द कैबिनेट होते हैं ये। तो अगर प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु हो जाती है या प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं, तो पहला स्टेटमेंट क्या? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टैंड्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड। वेरी गुड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब क्या, ऑब्वियस सी बात है, डिसॉल्व हो जाता है। अगला बोल रहा है कि द सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर ऑटोमेटिकली, नहीं, बिल्कुल नहीं। कैप्टन ऑफ द शिप अगर खत्म हो गया तो सब खत्म हो जाता है। द प्रेसिडेंट मस्ट इमीडिएटली अपॉइंट ए न्यू प्राइम मिनिस्टर, नो 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 नो, न्यू कैबिनेट का ही गठन होगा फिर बाद में। द लोकसभा इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नेसेसिटिंग फ्रेश इलेक्शन, ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस एंड अपॉइंटेड बेस्ड ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस। तो द लॉस ऑफ प्राइम मिनिस्टर लीड्स टू ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल, ये ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। द एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से अमेंडमेंट? 10th शेड्यूल, यही दे दिया है। ठीक है, 10th शेड्यूल कौन सा अमेंडमेंट है? 52nd अमेंडमेंट, हमको पता है ये। अब देखो ये न्यूज़ में था, तो एंटी डिफेक्शन न्यूज़ में था, इसलिए न्यूज़ से रिलेटेड इन्होंने सीधा उठा के क्वेश्चन पूछ दिया है। अब हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। टू गिव मोर पावर टू द स्पीकर ऑफ द हाउस, कितना गलत स्टेटमेंट है ये। टू इंश्योर पार्टी डिसिप्लिन एंड प्रिवेंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कॉज्ड बाय फ्रीक्वेंट फ्लोर क्रॉसिंग, आया राम गया राम कॉन्सेप्ट, वही दिख रहा है ना यहाँ पे, ये स्टेटमेंट सही है। टू प्रिवेंट अपोजिशन पार्टीज फ्रॉम मर्जिंग, नहीं, ये भी गलत है। टू अलाउ लेजिस्लेटर टू वोट अकॉर्डिंग टू देयर कंसाइंस ऑन ऑल बिल्स, ये भी गलत है। ठीक है, चलो आगे चलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत किसका गठन होता है? CIC का गठन होता है। इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ट्रांसपेरेंटी तो आएगी भाई। इट अप्लाइज ओनली टू सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट सबके लिए होता है। RTA एक्ट है ये प्रॉपर। ठीक है, ये सभी इंस्टीट्यूशन, पब्लिक अथॉरिटीज़ सब पे लागू होता है, इवन स्टेट पे भी ये लागू होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस इन इंडिया? द ऑडिट बाय कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंट, क्या ये हमारे जो कैग की बात हो रही है, क्या करता है कैग? हमारा ऑडिट करता है। तो ये सही है या गलत है? ये चेक एंड बैलेंस होता है इससे। दूसरा देख लेते हैं हम लोग स्टेटमेंट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, इससे चेक एंड बैलेंस होता है क्या? द सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन अ लॉ पास बाय पार्लियामेंट इफ इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो भाई, अगर कोई मनमानी करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसका गार्जियन कौन बैठा हुआ है? अगर वहाँ पे कुछ भी, हम क्या पढ़ते हैं, जुडिशियल ओवरव्यू पढ़ते हैं, जुडिशियल रिव्यू पढ़ते हैं हम लोग, जुडिशियल ओवर रीच के बारे में देखते हैं। तो ये सभी चीज़ें किसको बना के रखती है? तो चेक एंड बैलेंस को बना के रखती है। तो हमारा जो सी पार्ट है, द सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक, सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ को स्ट्राइक कर सकती है अगर वो वायलेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। द कंसेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ which helped in expanding the interpretation of Article 21 in India in majority influenced by which of the following constitution? एक केस होता है मेनका गांधी केस। ठीक है, मेनका गांधी केस, उसमें क्या होता है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को बाद में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कर दिया जाता है। तो ये पूछा जा रहा है कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ है ये? तो ये कहाँ से हो जाएगा? यूनाइटेड स्टेट से हो जाएगा। ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहाँ से होगा बताओ? चलो ठीक है। द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243K, जब हम लोग याद करते हैं इसको, के से क्या होता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन हम लोग याद करें। रिस्पॉन्सिबल विच ऑफ द फॉलोइंग,
किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या वो राज्य के चुनाव कराता है, स्टेट के चुनाव कराता है, तो हम सबको पता है ये पंचायत। सबसे पहले तो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, हम ये 243 के पढ़ रहे हैं, तो पंचायत से रिलेटेड इलेक्शन करवाएगा ये। तो कंडक्ट ऑल इलेक्शन टू द पंचायत एंड म्यूनसिपलिटी, सिर्फ पंचायत नहीं म्यूनसिपलिटी के भी इलेक्शन करवाता है ये। ठीक है, 29 हो गया। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड बात हो रही है। सबसे पहले आर्टिकल कितना 280। अभी कौन है भाई, तो अरविंद पनगढ़िया है, अरविंद पनगढ़िया है। ठीक है, आगे देखो, इट इज़ कंस्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर। क्या ये एवरी 5 ईयर में कंस्टिट्यूट होता है, तो बिल्कुल सही है। इट रिकमेंड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। कितना परसेंट किया गया है, 41% किया गया है, ये भी हमको याद रखना है। ठीक है, अरविंद पनगढ़िया इसके कौन है, चेयरमैन है। ठीक, कब से लागू हो जाएगा, 16th फाइनेंस कमीशन, तो 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, चलिए और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, चलो आगे देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन 31 देखेंगे। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज। ऑल्ट्रेशन ऑफ एरिया देखते ही बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ इंडिया। क्यों पूछा है भाई, क्योंकि डिलिमिटेशन भी अभी चल रहा है न्यूज़ में। और दूसरा चीज़ है केरला का नाम बदल के केरलम किया गया है। कौन सा आर्टिकल से किया गया, ये हम लोगों ने देखा है कि आर्टिकल 3 से किया गया है। अब स्टेटमेंट देखते हैं, द प्रोविजन इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिया वही है, बिल्कुल सही है। नो बिल इन दिस रिगार्ड कैन बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है ये भी। द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू रिफर द बिल टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज, ऑब्वियसली ये भी सही है। पार्लियामेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट द व्यूज। देखो भाई, पार्लियामेंट को तुम बाउंड नहीं कर सकते हो भारत में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, और ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ठीक है, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कैग। कैग के बारे में बात हो रही है। कैग का आर्टिकल बताइए आप लोग, क्या होता है कैग का आर्टिकल। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कैग एंड ऑडिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ये, तो बिल्कुल भाई प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। बोल रहा है रिटायरमेंट के बाद ऑडिटर जनरल होल्ड कर सकता है कोई ऑफिस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट नॉट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं कर सकता, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कर सकता। नहीं भाई, कहीं नहीं कर सकता है। ठीक है, बहुत बड़ा पद है इसलिए इसको एग्जेम्प्ट किया जाता है। ठीक, कम उसके बाद क्या बोल रहा है, कैग कैन ओनली बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस इन मैनर एंड ग्राउंड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही है ये भी। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 और 2। देखिए कौन सा ऑप्शन है, क्या पूछ रहा था, अच्छा सॉरी 1 और 3। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम लोग। द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग पार्ट 3। क्या अमेंड कर सकता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या असर्शन रीजन है, तो बोल रहा था पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग पार्ट 3 बट इट कुड नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा बात पूछ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट इन गोलकनाथ केस 1967 हेल्ड दैट द पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड पार्ट 3। क्या ये सही है या गलत है, तो ये स्टेटमेंट भाई गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट था ये अमेंड करने वाला, ये केशवानंद भारती रूलिंग में है। स्पेसिफिकली इसको ओवरटर्न किया गया था गोलकनाथ डिसीजन रिगार्डिंग द एब्सोल्यूट इनएबिलिटी टू अमेंड फंडामेंटल राइट। गोलकनाथ तो बोला ही था कि अमेंड कर सकता है। ठीक है, ये तो फिर केशवानंद भारती आता है, वो बोलता है कि अमेंड कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पे को इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन आता है हमारा। तो क्या हो जाएगा, हमको सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो 34वां क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट। भाई फंडामेंटल राइट दिखेगा तो वल्लभ भाई पटेल याद रखना। 1931 कराची सेशन भी याद रखना, वहाँ भी फंडामेंटल राइट का बात हुआ था। नेहरू रिपोर्ट में भी फंडामेंटल राइट का बात हुआ था, तो याद रखना। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा आर्टिकल भाई, 51A। कौन सा क्या बोलता है अमेंडमेंट होगा, बताओ 42 होगा या 44 होगा, दोनों बात बताओ। ठीक है, पूछ रहा है द प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड। बिल्कुल सही, 51A को भी डाला गया था और आर्टिकल 21A को भी डाला गया था और DPSP में भी डाला गया था। किसको, किस चीज़ को डाला गया था, एजुकेशन से रिलेटेड। एडजोर वायलेंस, क्या वायलेंस को, वायलेंस के अगेंस्ट बात करता है ना फंडामेंटल ड्यूटी, बिल्कुल सही है। तो डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, यहीं पे साइंटिफिक टेम्पर की बात होती है, याद रखिएगा फंडामेंटल ड्यूटी में होता है। टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, ये भी फंडामेंटल, तो सब हमारा फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर में आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, शांति एक्ट से रिलेटेड बात हो रहा है। क्या बोल रहा है, शांति एक्ट किससे रिलेटेड है, यही पूछ रहा है हम लोग से।
तो भाई शांति एक्ट किससे रिलेटेड होगा? अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में ही पढ़ा है कि ये हमारा न्यूक्लियर पावर सेक्टर से रिलेटेड है। इसमें क्या किया गया है, तो जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर की कंपनियां, उनको भी अलाउ कर दिया गया है। और इसमें क्या है, आप इसको डिटेल में मेंस वाले में पढ़ोगे, लेकिन शांति एक्ट हमारे किससे रिलेटेड है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड है। और कई सारे इसमें चेंजेस लाए गए हैं। ठीक है, चलो। विकसित भारत शिक्षा अभियान बिल 2025 फॉर अ सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर रिप्लेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। भाई बहुत तगड़ा क्वेश्चन है और ये करंट में किए हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम रखे, VBSA। ठीक है, इसको विप्सा बोलता है। ठीक है, ये बिल लाया गया हायर एजुकेशन के लिए। क्या करेगा, ये करेगा भाई, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल, जिसको AICTE बोलते हैं, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तीनों को रिप्लेस कर देगा। तो क्या बोल रहा है यूनिवर्सिटी, पहले ऑप्शन में AICTE है, नेशनल NCERT को नहीं कर रहा है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन इसको नहीं कर रहा है। किसको किसको करेगा, तो UGC को करेगा। देखो UGC को करेगा, AICTE को करेगा, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये सब क्या करता है, इस सबको मिला के एक ही बना देगा बॉडी। ठीक, जो हमारा सबको रेगुलेट करेगा। UGC जो होता है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, मेडिकल वाला MBBS को देखते हैं, AICTE वाला इंजीनियरिंग कॉलेजेस को देखता है, तो सबको कंबाइन करके लोग बना देगा। कौन सा बिल है, अभी इस पे बिल ही आया है। ठीक है, अभी इस पे चर्चा चलेगा। चलो ठीक, 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के बारे में बात हो रहा है। PLFS के बारे में क्या पूछ रहा है, इंडिया में रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? आसान क्वेश्चन है भाई। PLFS किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो ये रिलीज किया जाता है MOSPI के द्वारा। कौन सा है MOSPI, कहाँ है, C ऑप्शन हमारा MOSPI हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कितना, 39 देखेंगे। मैच द कॉलम बोल रहा है, नेशनल यूथ डे, नेशनल एजुकेशन डे, नेशनल साइंस डे, नेशनल आर्मी डे। भाई साइंस डे तो हमको पता है 28 फरवरी होता है, तो हम देखेंगे कि C का 2 कौन सा है। C का 2 जब हम देखते हैं तो एक ही ऑप्शन है, और यहाँ से हम टिक करके निकल जाएंगे। A का 3, अगर आपको यूथ डे भी पता होना चाहिए, यूथ डे किसकी याद में मनाया जाता है, तो 12 जनवरी होगा। देखो A का 3 कितना ऑप्शन है, 2 ऑप्शन था। ठीक, उसके बाद नेशनल साइंस डे हम आपको बता ही दिए। नेशनल आर्मी डे कब मनाया जाता है, नेशनल आर्मी डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगर ये भी आपको पता होता तो भी आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते थे। ठीक, चलो। नेशनल साइंस डे हम लोग पढ़े थे, किससे रिलेटेड है, CV रमन जी के जो स्कैटरिंग वाला उनका रमन इफेक्ट था, उससे रिलेटेड था। ये सब हम लोग देखे हैं। अब देखते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, कि विजय हजारे ट्रॉफी दिया हुआ है, सुल्तान अजलान शाह कप ट्रॉफी दिया हुआ है, और पूछ रहा है कौन कौन सा गेम से रिलेटेड है। ठीक है, अभी जब हम लोग दिसंबर का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, उसमें सब ये सब है। ठीक, तो हमको बस पता होना चाहिए। देखो कौन जीता हारा नहीं पूछ रहा है, खाली पूछ रहा है कि कौन किससे रिलेटेड है। भाई देखो, अगर सुल्तान अजलान शाह कप आपको पता है, B का क्या हो जाएगा, B का हमको लगता है 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर B का 4 मिला दोगे तो क्या ऑप्शन मिल जाएगा, देखते हैं। B का 4 मिलाते ही देखो आंसर तक पहुंच गए। नहीं पता था, विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में तो पता होगा ना। विजय हजारे ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। देखो A का 3 है क्या, A का 3, 2 ऑप्शन है। डेविस कप किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड बताओ, तो डेविस कप हमारा टेनिस से रिलेटेड हो जाता है, और डुरांट कप हमारा फुटबॉल से रिलेटेड हो जाता है। तो आराम से, सॉरी गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये है हमारा डेविस कप और ये है हमारा डुरांट कप। ठीक, मैच द कॉलम भी बन गया। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के बारे में बात हो रहा है। हैवीएस्ट LM-3M6 फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा ऑन 24 दिसंबर 2025। LVM-3M6 हैज़ बिन निक नेम एज, क्या नाम रखा गया है, बहुत भारी है ये, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है, बाहुबली नाम रख दिया है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देखो। अब 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एज इंट्रोड्यूस एंड इम्प्लीमेंटेड इन 2017-18 कब स्टक डाउन किया था, 2024 में। कौन किया था, कौन थे उस वक्त हमारे CGI थे DY चंद्रचूड़ जी थे, DY चंद्रचूड़ थे। अभी कौन है बताओ, क्या नाम है उनका, सूर्यकांत नाम है, क्या नाम है बताओ। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 43 देखेंगे क्या बोल रहा है भाई। 43 में बोल रहा है कि 3-4 को प्लेयर का नाम दिया हुआ है, और ये लोग कौन कौन सी गेम से रिलेटेड है ये पूछ रहा है। तो हमको पता है कि दिव्या देशमुख किससे, चेस से रिलेटेड है। तो देखते हैं मिला के भाई, दिव्या देशमुख को अगर हम चेस से मिला दिए कि A का 4 हो गया, तो क्या सही हो रहा है, A का 4, 2 ऑप्शन है, तो हमको दूसरा भी खोजना पड़ेगा। तो दूसरा हम लोग देख लेते हैं किसके बारे में, ये जो
अंतिम पंघाल जो है ये रेसलिंग से रिलेटेड है, अंतिम पंघल जो है ये रेसलिंग से रिलेटेड हो जाएंगी। ओके, आगे देखते हैं हम लोग और किसके बारे में। ये जो सुरुचि फोगाट है, सुरुचि फोगाट किस चीज़ से रिलेटेड है, आपको ये पिस्टल शूटिंग से रिलेटेड है। सुरुचि फोगाट इज रिलेटेड टू पिस्टल शूटिंग एंड अंकिता भगत जो है, भाकट जो है, ये आर्चरी से रिलेटेड है। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। माधव गडगिल बिलोंग्स टू इकोलॉजिकल साइंस। हाँ भाई, अभी इनका देहांत भी हुआ है, इनको चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, वेस्टर्न घाट पे रिसर्च किए थे ये सब हम लोग पढ़े। तो क्या सही है कि गलत है, तो पहला हमारा सही है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, तो ये तो सही हो जाएगा। कस्तूरी रंगन स्पेस साइंस से रिलेटेड है, क्या सही है कि गलत है, ये भी बिल्कुल सही है हमारा। कस्तूरी रंगन भी जो है वो भी हमारा स्पेस साइंस से रिलेटेड थे। राजगोपाल चिदम्बरम इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर साइंस, ये भी बिल्कुल सही है। जो ये चिदम्बरम थे, राजगोपाल चिदम्बरम, इनको भी कोई अवार्ड मिला, आप देखिएगा। उबैद सिद्दीकी इज कनेक्टेड विद बायोलॉजिकल साइंस, ये नाम थोड़ा सा वैसा सा नाम है जो कि आपको पता नहीं है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि ये बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड है, याद रखना है इसको। ओके, चलो अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको स्टार मार्क कर लो, रट्टा मार लो। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं हम लोग। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो सबसे पहले तो क्या बोल रहा है, नॉट करेक्ट देखने बोल रहा है, तो हम लोग नॉट करेक्ट खोजेंगे। किससे रिलेटेड है, नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन साका संवत कैलेंडर। तो हम लोग पढ़े ना, विक्रम संवत पढ़े और साका संवत पढ़े, तो हमारा कैलेंडर कॉमन सेंस से हम लोग मार सकते हैं कि हाँ इसी पे बेस्ड है। नेशनल कैलेंडर अडॉप्ट चैत्र एज इट्स फर्स्ट मंथ। तो अगर आप नॉर्मली हमारी कॉमन लैंग्वेज में हम लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि जो चैत, वैसाख, फागुन और ये सब सारे मंथ होते हैं, ठीक है, आषाढ़ होता है और भी होते हैं, तो चैत जो है वो पहला महीना होता है, ये नॉर्मली रहता है मतलब हमारी मेमोरी में, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा वैसे सही है। नेशनल कैलेंडर वॉज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ना, क्या हुआ था इस दिन, तो इस दिन हम लोगों का जो रिपब्लिक से रिलेटेड मामला है, गणतंत्र वाला सीन है इसमें, जो हमारा कैलेंडर अडॉप्ट किया गया था वो किया गया था 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957। ओके, 1949 नहीं था, 1957 था ये। और नेशनल कैलेंडर इज बेस्ड ऑन सोलर कैलेंडर। आपको पता है कि हमारा सोलर कैलेंडर है, सूर्य के परिक्रमा के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट पूछ रहा था तो ओनली 3 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा एलिमिनेशन वाला इसमें ज़रूरत है इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि ऑलरेडी ये जो क्वेश्चन है, ये जो ऑडिटर का पेपर है भाई, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा तो बनाएगा ना, लेंदी पेपर थोड़ा अलग सा तो बनाएगा ना। द पोस्ट ऑफ चीफ डिफेंस स्टाफ, देखो आसान क्वेश्चन है, कब बनाया था पोस्ट चीफ डिफेंस स्टाफ का, तो 2019 में बनाया था। कौन है भाई पहला, कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत जी थे, ठीक है, जनरल बिपिन रावत जी थे। अगर पूछ लिया जाए कि अभी कौन है हम लोग का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो बताइए कौन है, कोई राजा करके हैं, एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट कोई राजा करके हैं, जनरल करके देख लीजिएगा इसको, ठीक है। द मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स इन बिहार गवर्नमेंट श्रेयसी सिंह बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट। तो पता है कहाँ से विधायक हैं ये, जमुई से विधायक हैं, ठीक। शूटिंग खेलती हैं, बीपीएससी ने पहले भी पूछ रखा है ये क्वेश्चन। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। एक बुक है जिसका नाम है ब्रदर बिहारी। ये ब्रदर बिहारी किसने लिखी है, तो ये शंकरन ठाकुर ने लिखी है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है ये, तो इतना सा तो पता होना चाहिए। एक गांधी मैदान करके बुक है अनुरंजन झा की, वो भी पूछा जा सकता है, तो वो भी याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। इन बिहार क्या है, बलिराजगढ़ मधुबनी, जफरादी नालंदा एंड कोल्हुआ वैशाली आर, क्या है ये, थर्मल पावर प्लांट है। अच्छा बताओ, चलो मान लो यहाँ पे गैस ही करना, नहीं पता अगर आंसर गैस करना है तो कैसे करेंगे हम लोग। अगर थर्मल पावर प्लांट होता तो हम लोग जानते हैं कहाँ कहाँ है, कांटी में है और अलग अलग नबी नगर में है, आपका पिरपैती में है, ठीक है, बांका में है, लेकिन बाढ़ में है, लेकिन हम लोग को नॉर्मली इसके बारे में पता नहीं, तीनों का नाम नहीं सुने हम लोग। और क्या बोल रहा है, लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, नहीं भाई लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। सोलर एनर्जी प्लांट, ऐसा कोई प्लांट लगा है, हम लोग करंट में पढ़ते नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सकेवेशन साइट हो जाएगा।
याद रखना है इसको कि एक्सकेवेशन साइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, काफ़ी हम लोगों ने करंट में जब करंट कवर करे तो काफ़ी बार ये हम बोले कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को याद रखना है। देखो यहाँ पे पूछ लिया गया, पर्शियन गल्फ टू गल्फ ऑफ ओमान एंड देन अरेबियन सी। यही चीज़ हमने पहले भी पढ़ रखा है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा इसको। अब देखो बलेंद्र शाह से रिलेटेड पूछ लिया, हम लोग पढ़े थे इसके बारे में कि मधेशी बिहार नेपाल बॉर्डर के बीच में आता है, मधेशी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इनकी पार्टी कौन सी है, जेंजी वाला प्रोटेस्ट किए थे, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़े थे। क्लास 6 तक या 5 तक इन लोगों ने एग्ज़ाम को बैन कर दिया है कि अब एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ये कौन सी पार्टी है, तो हम लोगों ने आरएसपी से याद किया था। देखो कितना ट्रिक लगा दिया लोग, राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी, राष्ट्रीय समता पार्टी, राष्ट्रीय युवा समाज पार्टी और राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, हमने याद किया था राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी से याद, हम लोग ऑलरेडी इसको करके रखे थे भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट जेंजी वाला प्रोटेस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो हम लोग देखे थे। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, सब बोल रहा है पेपर बहुत टफ है, लेकिन करंट तो एटलीस्ट दिख रहा है ना कि करंट आया है, जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं उसी सब सोर्स है। मोदी जी ने किया था इसका 14 साल तक की जो लड़कियां हैं उसके लिए किया था, हम लोग पढ़े थे। किससे रिलेटेड था, सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड था। और किससे रिलेटेड है, वेजिनल कैंसर होता है उससे भी रिलेटेड है। वल्बल कैंसर जो होता है वल्वा से भी रिलेटेड है, ये भी हम लोग देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर ऑप्शन में आराम से हो जाएगा। ठीक, चलो अब कितना, क्वेश्चन नंबर 53, इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ लोकेटेड है, ये भी काफ़ी हिट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ है भाई, ये हम लोग को पता होना चाहिए कि मोरेगांव में है ये। ठीक, ये मोरेगांव में पहला मेजर फैब्रिकेशन प्लांट फैसिलिटी लगा है ये। और ये कहाँ है, ये अगर मान लो स्टेट पूछ देगा अगली बार, अगर स्टेट पूछ दिया तो ये असम में है। ठीक, वुमेन रिजर्वेशन बिल से रिलेटेड हम लोग देखे थे। वुमेन रिजर्वेशन बिल सबसे इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे अमेंडमेंट पूछ देता तो फंस जाते भाई। 106 अमेंडमेंट है। ठीक, अभी एक 131 वाला भी आया, वो नहीं है, ये 106 अमेंडमेंट है जिसमें 33% रिजर्वेशन देने का बात किया गया था। कहाँ कहाँ बात किया गया था, तो लोकसभा में भी और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी। पंचायत में ऑलरेडी हम लोग देते हैं, कौन सा 243D से देते हैं, याद रखना है। तो पूछ रहा है इस बिल का नाम क्या है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदन अभियान हो जाएगा इसका, नारी शक्ति वंदन अभियान हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं, इन द पार्लियामेंट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज बीन ब्रॉट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। करंट का एकदम करंट से पूछा, ओम बिरला पे भी किया गया था रिमूवल के लिए, तो ये यहाँ से पूछ दिया। तो कौन कौन है भाई, हम लोग सबको पता है, जीवी मामलांकर तो है, ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा, 3 ऑप्शन में देखो, ऑप्शन बढ़िया बनाया है इस बार ये लोग। जैसे यहाँ पे भी अभी अब देखे आरएसपी हम लोग याद किए थे, तीन में जीवी मामलांकर दे दिया, इसमें नहीं दिया तो पहले तो ये ऑप्शन छट जाएगा। ओम बिरला दिया है क्या, ओम बिरला देखो सब में ओम बिरला दिया है, तो ओम बिरला जी तो होंगे ही। ठीक, ये हम लोग को पता भी ओम बिरला का होगा। हुकुम सिंह भी हम लोग जानते हैं कि हुकुम सिंह को भी किया गया था। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीवी मामलांकर, हुकुम सिंह, बलराम जाखर एंड ओम बिरला। ये 4 लोग हैं जिन पे क्या हुआ है भाई, जिन पे हमारा रिमूवल ऑफ द स्पीकर का अगेंस्ट, इन 4 लोगों के अगेंस्ट में रेजोल्यूशन पास किया गया रिमूवल के लिए। ठीक है, कोई रिमूव हुआ है क्या, नहीं कोई रिमूव नहीं हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हाफिज रहमत खान वाज एसोसिएटेड। हिस्ट्री का सवाल है ये, हाफिज रहमत खान के बारे में पढ़े होंगे आप लोग। क्या मराठा से हो सकता है, नहीं हो सकता, हटा दो इसको। क्या है, बुंदेला और रोहिल्ला, हम लोग रोहिल्ला के बारे में पढ़ते हैं, रोहिल्ला आर्मी थी हाफिज रहमत खान की। गेस वर्क भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है गेस वर्क करना। और ये एक और जगह से थे, कहाँ से थे भाई, बरेली। आप जब पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इसके बारे में मेंशन होता है हाफिज खान के बारे में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सनसेट लॉ, एकदम देखते के साथ जमींदारी मार देना। क्या था, सनसेट क्लॉज था ना हमारा परमानेंट सेटलमेंट में। कौन किसको टैक्स दिया जाता है, जमींदार को दिया जाता है। रैयतवारी में किसको दिया जाता था, रियायत को दिया जाता था। कौन कौन से इलाके में था, सब हम लोग जानते हैं। कितना परसेंट था, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश गवर्नर जनरल फॉलोड द पॉलिसी ऑफ वॉर, मोर वॉर एंड फर्दर वॉर। देखो भाई, बेंटिक क्या किया था, बेंटिक ठीक ठाक सब काम कर रहा था, ज़्यादा वॉर में इन्वॉल्व नहीं था। ठीक, वॉरेन हास्टिंग साहब भी क्या कर रहे थे, क्या ज़्यादा, ये तो करप्शन में लगे हुए थे, ज़्यादा वॉर नहीं कर रहे थे। वेलेस्ली था, आप देखोगे मराठा वाला युद्ध जब हो रहा है, ऊपर से टीपू सुल्तान वाला लड़ाई, हैदर अली वाला लड़ाई जब हो रहा है, उस टाइम वेलेस्ली, दोनों भाई आर्थर वेलेस्ली और जो दूसरे वाले वेलेस्ली थे, दोनों मिलके बहुत लड़ाइयाँ कर रहे थे। तो यहाँ से गेस किया जा सकता था पॉलिसी ऑफ वॉर, मोर वॉर एंड फर्दर वॉर। एग्जाम हॉल में बैठ के इतना सोचना मुश्किल होता है भाई, लेकिन फिर भी मतलब कोशिश करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 59 क्या, हु फाउंडेड द यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन इन 1888। आप कोई सा भी सोर्स उठा लो, घटना चक्र उठा लो, कोई सा भी पीवाईक्यू उठा लो, ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा वहाँ पे, क्योंकि ये बीपीएससी का ही पीवाईक्यू है। कौन किया था, तो सर सैयद अहमद खान किए थे। अच्छा, इसमें या किस में बताइए, इनके साथ राजा महेंद्र प्रताप भी थे, बताइएगा किस चीज़ में थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 क्या था, बंगाल रेगुलेशन। देखो ये क्वेश्चन क्या है, बंगाल रेगुलेशन 21 of 1795 was associated with which of the following। अब यहाँ पे थोड़ा सा है, मतलब थोड़ा अलग सा सवाल है ये, तो अब इसको कैसे देखें, गेस वेस करने का कुछ सीन बन रहा है क्या। अच्छा देखो भाई, एक चीज़ तो सोच सकते हो ना, सती सिस्टम लिखा हुआ 1829 के टाइम में इसके लिए काम किया गया था। विडो रिमैरिज भी अगर देखोगे, विडो रिमैरिज भी हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर कर रहे थे, हमको लग रहा है 1850 के आसपास में, 56 के आसपास में कर रहे थे, एग्जैक्ट हमको याद नहीं है। तो और डॉरी वोरी का उस टाइम उतना कुछ सीन नहीं था, तो हम लोग गेस कर सकते हैं क्या इन्फेंटिसाइड, मुश्किल है वहाँ पे करना, लेकिन हम बता रहे हैं कि ऐसे टाइप से थोड़ा दिमाग लगाया जा सकता है, कोशिश किया जा सकता है। ठीक है, चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन सिटी हिंदी एसोसिएशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1913। जैसे 1913 देखेंगे हम लोग तो हमारे दिमाग में, अच्छा ऑप्शन सब देखते हैं हम लोग, क्या सब ऑप्शन है भाई, वैनकूवर है, लंदन है, सैन फ्रांसिस्को है, और क्या है, पोर्टलैंड है। ठीक है, तो इतना जो ये सब ऑप्शन जब आप देखोगे तो आपको एक चीज़ याद आना चाहिए, 1913 के आसपास में गदर पार्टी काफ़ी एक्टिव था, गदर पार्टी एक्टिव था, और गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ था, तो सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में था, तो इसका आंसर भी सैन फ्रांसिस्को ही है। ठीक, नॉर्मल नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन इसका आंसर क्या है, और हमको एटलीस्ट अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है 72वां में, तो हमको वहाँ ये होना चाहिए कि हम तुरंत 1 सेकंड में देखें और सही आंसर मार के चल दें, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए। ठीक, इन विच लैंग्वेज देखो फिर गदर से क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन फिर से गदर से दे दिया। ये बिल्कुल घटना चक्र का क्वेश्चन है, बीपीएससी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, उर्दू में छपा था। ठीक, तो ये वाला जो अपना क्या बोलता है, गदर पार्टी जब लॉन्च हुआ था तो उन्होंने जो अपना मैगजीन, पहले उन्होंने मैगजीन ही रिलीज़ किया था। कौन कौन लोग थे इसमें, लाला हरदयाल और काफ़ी लोग थे इसमें। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हमारा उर्दू हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए। बाई विच नेम द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पैक्ट इज नोन एज। कौन सा पैक्ट हो जाएगा भाई, तो ये हमारा लखनऊ पैक्ट हुआ था। कब हुआ था, 1916 में हुआ था। पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। ठीक, और कौन सा हिंदू मुस्लिम पैक्ट करके तो कुछ था नहीं, 1916 में हुआ था, ये याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू फॉरेन सपोर्ट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट गिव प्रेशर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके विंस्टन चर्चिल टू गेट सपोर्ट इंडियंस इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दूसरा क्या बोल रहा है, द चाइनीज प्रेसिडेंट चियांग काई शेक डिड द सेम। क्या पूछ क्या रहा है, पहले तो देख लेते हैं, करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, सिर्फ करेक्ट आंसर पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या ऐसा हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर के टाइम में हम लोग इतना जानते हैं कि जो विंस्टन चर्चिल थे वो चाहते थे कि भारत सपोर्ट करे, लेकिन इसका एग्जैक्ट आइडिया हमको नहीं, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर बोथ 1 और 2 हो जाएगा। ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है। डी रूजवेल्ट भी प्रेशर डाले थे और चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो चांग काई शेक है ये भी सेम काम किए थे। ठीक है, 65 नंबर देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन रिवोल्यूशनरीज वॉज किल्ड ड्यूरिंग द रेड ऑफ रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ चटगांव। तो क्या चित्तगांग आर्मरी रेड हुआ था ना, जिसमें सूर्या सेन थे। ठीक, सूर्या सेन वाला केस जो हुआ था हम लोग का, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि प्रीति लता वाडेदार जो है वो भी पार्टिसिपेट की थी और यही रेलवे इंस्टीट्यूट क्या है, रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ चटगांव उसके जो हम लोग चित्तगांव कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि जब पकड़ी गई थी ये, तो प्रीति लता वाडेदार ने सूर्या सेन के साथ भी, सूर्या सेन को भी बहुत बुरी तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था, उनके दांत वात उखाड़ दिए गए थे। और ये घटना कब की है, तो ये अराउंड 1932 के आसपास की घटना है। ठीक है, और इन्होंने प्रीति लता वाडेदार ने जब ये अरेस्ट हो गई थी तो उन्होंने साइनाइड खाकर अपनी जान दे दी थी और सुसाइड, मतलब टाइप ऑफ सुसाइड कर लिया था, ब्रिटिश से पकड़ी नहीं गई थी। ठीक है, हु फाउंडेड द स्वदेश सेवक ग्रह इन वैनकूवर, किन्होंने किया था, तो ये याद कर लीजिए जीडी कुमार ने किया था। जीडी कुमार थे, एक रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट थे ये, जो कि स्वदेश सेवक ग्रह बनाए थे वैनकूवर में। और किस चीज़ के लिए बनाए थे, जो इंडियन इमिग्रेंट्स हैं
लिख लो, टू सपोर्ट इंडियन इमिग्रेंट्स, ठीक है, फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, ये वैनकूवर, जब वैनकूवर के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक हम लोग कौन सा शिप का वाला पढ़े थे जो भूल गया मैं, ठीक है, वो भी वैनकूवर जाता है, फिर वहाँ से वापस आता है। कामागाटारू वाला जो शिप वाला सीन था वो इसी वैनकूवर ही जाता है वो। तो डिस्क्रिमिनेशन इन कनाडा, ठीक है, कनाडा में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, ठीक है। अगला देखते हैं 67 क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड। तो नॉट करेक्टली मैच्ड हम लोग देख लेते हैं। सर सैयद अहमद खान, अल हिलाल। अल हिलाल का कौन था भाई, सॉरी, अल हिलाल अल बिलाल किन का था, तो ये था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये तो आसान था इसको देख के मतलब एलिमिनेट करना, लेकिन उसके साथ हम और भी देख लेते हैं जो सब सही है। देखो तारकनाथ दास, इसका फ्री हिंदुस्तान बिल्कुल सही, ये हम लोग को पता होता है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, ये भी देख के हम लोग बता सकते हैं। रामनाथ पुरी का सर्कुलर आज़ादी, ये थोड़ा नया आइटम है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेंगे, ताकि अगली बार अगर हमसे डायरेक्टली पूछ दे कि सर्कुलर आज़ादी किसने लिखा था, नेहरू, गांधी, रामनाथ पुरी और तारकनाथ दास, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। 68 देखते हैं, हु वाज मर्डर्ड इन मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस, किसको मारने गया था भाई, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बना दिया ये लोग, ठीक है। किंग्सफोर्ड को मारने गया था, लेकिन क्या किंग्सफोर्ड की हत्या हुई थी उसमें, नहीं, उसमें क्या हुआ था कि जो कैनेडी सिस्टर्स थी उनको क्या बोल रहा, हु वाज मर्डर्ड, तो मर्डर्ड, इनका किंग्सफोर्ड की हत्या नहीं हो पाई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव जो है। क्यों, क्योंकि कैनेडी सिस्टर जो है उनकी हत्या हो गई थी इसमें गलती से, लेकिन मारने किसको गया था अगर पूछेगा तो किंग्सफोर्ड को मारने गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है, चंपारण विजिट, देखते हैं चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। बोल रहा अबाउट हाउ मेनी पीजेंट स्टेटमेंट रिकॉर्डेड, अब बताओ यार कितने पीजेंट का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था, ये तो नहीं पता है नॉर्मली, बट जो आंसर आ रहा है थोड़ा रिसर्च करने पे वो 700 आ रहा है, इसको मार्क कर देते हैं, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। करियानंद शर्मा बरहिया ताल, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। यदुनंदन शर्मा रेवार, पता नहीं रेवार कौन सा जगह, देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है, जमुना कारियो, ये पंडौल से थे, ये हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग को पता चलता है कि ये किधर से थे, तो पंडौल वाला जो रीजन है वहाँ से ये थे। क्या नाम था इनका, जमुना कारियो या जमुना कारजी नाम है इनका। राहुल संकरतानंद क्या दे रहा है, अनवारी, तो ये अनवारी से नहीं थे, राहुल संकरतानंद जो थे ये किधर, सारन, मतलब इन्होंने सारन साइड से प्रोटेस्ट किया था जब भी किया था, तो सारन छपरा वाला रीजन हो जाएगा ये। तो इसको अगर हम लोग कट करते हैं, सारन करते हैं या छपरा करते हैं, तो हमारा आंसर कहाँ से आ जाता है, ये तीनों सही हो जाएगा इसका मतलब, और ये हमारा रॉन्ग है। हमसे क्या पूछ रहा था, नॉट करेक्टली मैच, तो यही हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, यदुनंदन शर्मा का कहाँ से था, तो गया से था, ठीक है, ये हम लोग को पता है, तो हम लोग को ये देखना है। द फ्रेज सत्यमेव जयते इज मेंशन्ड इन विच उपनिषद, क्या ये क्वेश्चन बीपीएससी ने कई बार नहीं पूछा है, मुंडक उपनिषद से था, ठीक। मुंडक उपनिषद हम लोग को ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और ये चूँकि सत्यमेव जयते क्या है, हम लोग का मोटो भी है, नेशनल मोटो ऑफ इंडिया है, ये भी लिख देते हैं यहाँ पे हम, नेशनल मोटो है ये हमारा सत्यमेव जयते। आप देखोगे किसी भी पुलिस प्रशासन या कहीं भी जाओगे तो वहाँ पे लगा रहता है। द कन्वर्सेशन बिटवीन किंग महेंद्र वन एंड द मॉन्क नागसेना विच फॉर्म्ड अ की बुद्धिस्ट टेक्स्ट इज कॉल्ड, इन दोनों के बाद जो एक किंग मनेंद्र वन थे, या जो भी बोले, मिनेंद्र वन एंड द मॉन्क जो नागसेना थे, उनके बीच में जो बात हुई थी उसको क्या कहा जाता है, उसको मिलिंद पनाहो कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो, रिपीट हो सकता है। वन ऑफ द राइटर्स ऑफ द धर्मशास्त्र disapproved of the practice of sati, declaring it to be an act of suicide,
इसको आइडेंटिफाई करने को बोल रहा है कि कौन किसने, मतलब वन ऑफ द राइटर्स ऑफ धर्मा शास्त्र डिसअप्रूव्ड ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती डिक्लेयरिंग इट टू बी एन एक्ट ऑफ सुसाइड, आइडेंटिफाई हिम। बोल रहा है कि ऐसी बात किसने कही थी, उनको आइडेंटिफाई कीजिए। तो ऐसी बात करने वाले का नाम था मिधातिथि, ठीक है, इसको भी याद कर लो। तक्षशिला और तक्षशिला वॉज लोकेटेड बिटवीन द फॉलोइंग टू रिवर। अब बताओ ये क्वेश्चन अगर देखा जाएगा तो ये आसान क्वेश्चन नहीं है क्या, कौन सी रिवर के बीच में होगा, तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ भी रखा है, ये इंडस और झेलम के बीच में होगा। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ है, पहले तो अखंड भारत में थी लेकिन अभी पाकिस्तान में है ये, मतलब अब है नहीं, जो पाकिस्तान जो मौजूदा टाइम का पाकिस्तान है वहाँ पे था ये। विच एंशिएंट इंडियन वुमेन इज क्रेडिटेड विद राइटिंग द थेरी गाथा एज द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। थेरी गाथा को बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखने का श्रेय किसको जाता है, शेमा को जाता है, खेमा या शेमा जो भी बोलिए इसको, उसको जाता है। ये क्वेश्चन भी हमारा सिंपल क्वेश्चन है। और ये कौन थी शेमा, शेमा जो है बिम्बिसार की पत्नी थी, क्वीन ऑफ किंग बिम्बिसार, क्वीन ऑफ किंग बिम्बिसार, ठीक है। बिम्बिसार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। कौन सी डायनेस्टी में पढ़ते हैं बताओ, अजातशत्रु का कौन था नहीं था, ये सब हम लोग को रिवाइज कर लेना है। यहाँ से हमको यही आइडिया लग रहा है, ये सब चीज़ रिवाइज कर लेना है। द फेमस पोइट अमीर खुसरू वॉज कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ ऑल एक्सेप्ट द फॉलोइंग। ये भी क्वेश्चन आप अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन भी आपको दिखेगा, PYQ में ही दिखेगा। कितने राजाओं के राज में ये अमीर खुसरू रहे थे, तो 6 से 7 किंग दिखते हैं। किस में नहीं था भाई, तो इल्तुतमिश के टाइम में नहीं था, ये इल्तुतमिश के बाद आया था। आप देखोगे स्लेव डायनेस्टी में जब इल्तुतमिश चले जाते हैं उसके बाद आता है। खिलजी के बारे में हमने पढ़ा है कि उस टाइम था, बलबन में भी था ये, और जलालुद्दीन खिलजी में भी था। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हम एलिमिनेट करके भी बना सकते थे। अबुल फजल के बारे में पूछा जा रहा है कि द सन ऑफ विच सूफी सेंट, जो अबुल फजल थे कौन थे, कोट जो नौरतन जो आपका ज्वेल्स थे, जो अकबर के नौरतन थे, उनमें से एक थे अबुल फजल। और वो किसके पुत्र थे ये पूछा जा रहा है, कौन से सूफी संत के पुत्र थे, तो उस सूफी संत का नाम था शेख मुबारक, शेख मुबारक के पुत्र थे वो, ठीक। विच रीजन ऑफ इंडिया वॉज रूल्ड बाई सुल्तान जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन के बारे में भी आपने पढ़ा है। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है अकबर ऑफ कश्मीर। तो अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है, तो कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी लगभग टेन्योर में इनका भी था। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन। क्या ये क्वेश्चन आसान नहीं है, आसान है भाई। रामतनु पांडे नाम था इनका, रामतनु पांडे नाम था। और इनको किसने दिया था टाइटल, तानसेन का टाइटल किसने दिया था, और बाद में जब ये मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाते क्या इनका, मियाँ खान, मियाँ खान ही था ना, ठीक है। ऐसे करके कुछ नाम था, एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। द 4 नोबल ट्रूथ आर द फंडामेंटल टीचिंग ऑफ विच रिलीजन। अब देखो त्रिरत्ना होता है और 4 नोबल ट्रूथ होता है, दोनों में कंफ्यूज होने का मन करेगा तो क्या हो जाएगा। 4 नोबल ट्रूथ अगर आप पढ़े होंगे तो आराम से बना सकते हैं कि पहला क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ सफरिंग, कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, ठीक है, सिसेशन ऑफ सफरिंग। और लास्ट में क्या बोलता है कि उसको जो सफरिंग को सिसेशन करने का मग लिख देते हैं यहाँ पे, दुख था पहला तो दुख था। दूसरा क्या था भाई, समुदाय था, ठीक। तीसरा क्या था, तीसरा निरोध था, निरोध था। और चौथा को क्या बोलते थे हम लोग, मग्गा बोलते थे ना, ठीक है। दुख है, दुख का कारण है, यही तो 4 टीचिंग्स ऑफ बुद्धा है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब द इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ एल्टीट्यूड इन द ट्रोपोस्फेयर। यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हमारा केमिस्ट्री का सेक्शन शुरू हो रहा है। तो देख लेते हैं क्या है भाई। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ एल्टीट्यूड इन द ट्रोपोस्फेयर, मतलब हाइट में जाने के बाद भी टेम्परेचर क्या होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ये भी आसान सवाल है, ये भी PYQ का क्वेश्चन है, ठीक। चलो अगला देखते हैं। विच इंडियन सिटी वॉज प्लान्ड बाई एडविन लुटियंस। आँख बंद करके कभी भी एनी टाइम न्यू दिल्ली आप मार सकते हो। एक और करंट अफेयर्स से रिलेटेड हम बताए थे कि लुटियन का मूर्ति को हटा के प्रेसिडेंट हाउस में किसका मूर्ति लगा दिया गया है, तो राजा जी का मूर्ति लगा दिया गया है। राजा जी दिवस मनाते हैं हम लोग, 23 मार्च को बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग पढ़े थे 82। चलो 83 देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन बिहार रिप्रेजेंटेटिंग कल्चरल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज। कौन हो जाएगा भाई, नालंदा महाविहारा। बराबर केव को मिला है क्या, नहीं मिला है। महाबोधि विहारा को मिला है कि नहीं मिला, बताओ। मिला है।
ठीक। और विक्रमशिला मोनिस्ट्री को मिला है? नहीं मिला है। दोही को मिला है, नालंदा को मिला है और महाबोधि विहार को मिला है। तो क्या बोल रहा है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिप्रेजेंटिंग कल्चरल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज। तो कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेज कौन देगा? तो महाबोधि विहार ही देगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द रामसर कन्वेंशन हेल्ड। जब भी रामसर साइट के बारे में पढ़ोगे तो आपको सबसे पहला बात यही बोला जाता है कि रामसर ईरान में हुआ था। कब मनाया जाता है? रामसर दिवस भी मनाया जाता है, शायद 2 फरवरी को मनाया जाता है। कितना रामसर साइट है भाई? बिहार में 6 हो गया है। ठीक है, याद रखना है। चलो अगला देखते हैं। विच अच्छा अभी भारत में टोटल 100 हो गया है। 100वां रामसर साइट कौन सा है? तो जेपी नाम से, जयप्रकाश नारायण से। उसको सुरहा लेक भी बोलते हैं। कहाँ है वो? तो उत्तर प्रदेश में। विच ऑफ द इंडियाज लॉन्गेस्ट एंड वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट सी बीच। बोल रहे इंडिया का लॉन्गेस्ट और वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट सी बीच कहाँ है? तो इसका नाम हो जाएगा मरीना बीच। मरीना बीच कहाँ है? आपको पता होना चाहिए कि मरीना बीच जो है वो भारत का सबसे बड़ा बीच है और ये चेन्नई में है। ठीक है, ये चेन्नई में है। चलिए, विच स्टेट कनेक्ट्स द अरेबियन सी टू द पर्शियन गल्फ। बोल रहा है कि अरेबियन सी को पर्शियन गल्फ से कौन कनेक्ट करता है? अभी ऊपर भी हम लोग यही क्वेश्चन देखे और अभी फिर से हम लोग सेम क्वेश्चन देख रहे हैं, उसका ही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अरेबियन सी को पर्शियन गल्फ से कनेक्ट कर रहा है। कौन करेगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज करेगा। देखे थे हम लोग वहाँ पर्शियन गल्फ को, फिर गल्फ ऑफ ओमान और फिर वहाँ से अरेबियन सी में जा रहा था। तो वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अलॉन्ग द अरेबियन सी। अरेबियन सी से सबसे लंबा कोस्ट लाइन किसका होगा भाई? वहाँ पे अरेबियन सी में कौन है? तो सबसे लंबा कोस्ट लाइन गुजरात का हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है ये भी। विच 2 टेक्टोनिक प्लेट मीट एट द सैन एंड्रियाज फॉल्ट। अब ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, तो पूछ रहा है कि कौन सा प्लेट है जो कि सैन एंड्रियाज फॉल्ट पे मिलता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पैसिफिक प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। पैसिफिक प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ठीक। विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश। अब देखो भाई, हिमाचल ऐसे ही एक बार पूछ दिया था अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, क्यों किससे बॉर्डर, सॉरी अमरोहा नहीं, कौन सा था वो, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ लिया था कि वो किससे बॉर्डर शेयर करता है। तो उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन ये भी है कि अब वहाँ के लेक के बारे में पूछ रहा है। लेकिन अगर पर्सनली हम जाके देंगे, लार्जेस्ट नेचुरल लेक के बारे में अगर हमसे पूछेगा, हम जाके देंगे तो हमको तो इसमें से कुछ नहीं आ रहा, तो हम रेणुका लेक मार देंगे, क्योंकि है नहीं, क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कुछ तो मारना है। रेणुका लेक हमको पता है कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, इसलिए हम इसको मार देंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस परपेचुअल। ठीक है, अच्छा ये जो रेणुका लेक है हमारा, ये हिमाचल का तो लार्जेस्ट लेक है ही। ये है कहाँ पे ये भी देख लीजिए, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। रेणुका लेक और भी किसी चीज़ से रिलेटेड है, आप बताइएगा किस चीज़ से रिलेटेड है? वेटलैंड से रिलेटेड है, रामसर साइट से रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड है बताइएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड परपेचुअल लाइसेंस एंड कंप्लायंसेस रिफॉर्म फॉर फूड बिजनेस इन इंडिया। देखो भाई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FSSAI, भाई फूड से रिलेटेड जो भी कंप्लायंसेस है वो उसको फसाई ही करती है, तो इसका आंसर फसाई ही होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अपना देखेंगे, कितना, क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लॉन्च द एडवांस वाई ब्रेक कोर्स ड्यूरिंग योगा महोत्सव 2026। एकदम रिसेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ऑन विच प्लेटफॉर्म इट इज़ अवेलेबल। तो पूछ रहा है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो ये अवेलेबल, जब योग दिवस हो रहा था तो योगा फॉर क्या था इस बार, वेलबींग करके कुछ उसका थीम था ना। तो जब हम इसको देखेंगे कौन से पोर्टल पे, तो भाई ये हमारा कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पे है। क्या नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन पे होगा, आयुष ग्रिड पोर्टल, ई संजीवनी, तो हमारा कर्मयोगी भारत पोर्टल पे है, इसको देख लो। ठीक है, द नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, देखिए अब आपसे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी कुछ डेटा पूछना चाह रहे हैं ये लोग। तो पार्टनर्ड विथ विच स्टार्टअप टू डेवलप कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी। कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी मतलब कार्बन सिंक बनाने के लिए किसके साथ इन लोगों ने अपना समझौता किया है। तो ये क्लाइमेट टेक मटेरियल्स प्रिवेंटेड लिमिटेड है। ये बिल्कुल
रैंडम सवाल है, इसका कोई उपाय नहीं है, इसको बस याद कर लेना है। इसरो टेस्टेड द हाईएस्ट थ्रस्ट CE-20 क्रायोजेनिक इंजन इट एट विच सेंटर। देखो डिफेंस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पे भी इन्होंने पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी। चूंकि यहाँ पे हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन की बात हो रही थी, इसका आंसर ये हो जाएगा। नॉर्मली सतीश धवन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेस है, लेकिन इसका आंसर इसरो प्रपल्सन सेंटर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं हम लोग। इंडियन रेलवे कमीशन विच वर्जन ऑफ द इंडिजीनियस सेफ्टी कवच ऑन द बाजवा अहमदाबाद सेक्शन। अब देखो भाई, बाजवा अहमदाबाद सेक्शन में कौन सा कवच लगा है? हम लोग को इतना तो पता है कि कवच किस चीज़ के लिए होता है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग। जब अगर एक ट्रैक पे दो गाड़ियां आ जाएंगी तो उसके लिए हम लोगों ने कवच को बनाया है, ठीक है। लेकिन जो हमसे पूछा जा रहा है कि रिसेंट बाजवा अहमदाबाद सेक्शन में किसको लगाया गया भाई, तो ये रेलवे वाला ही कोई अधिकारी बता सकता है कि कवच 4.0 को लगाया गया है। और ये किस चीज़ के लिए होता है? तो सुपीरियर ब्रेकिंग के लिए होता है। ये देखो अपने आप गाड़ी एक ट्रैक पे आने के बाद रुक जाती है। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये, इससे काफ़ी दुर्घटनाएं कम होंगी। हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन। अब देखो रेलवे से रिलेटेड एकदम रैंडम सवाल, ऐसा लग रहा है किसी रेलवे वाले पोर्शन के मैगजीन से उठा के पूछ दिया इन्होंने। वंदे भारत ट्रेन वेर ऑपरेशनल अक्रॉस इंडिया एज ऑफ दिसंबर 2025 तक। कितना वंदे भारत चल गया भाई? तो 185 वंदे भारत चल गया भारत में। बहुत वंदे भारत ट्रेन चल गई है भाई, 185 चल चुका है। बिहार से कौन सा वंदे भारत जाता है? तो बिहार से 2-3 वंदे भारत जाता है भाई। एक तो जाता है सिलीगुड़ी, एक जाता है रांची, और पता नहीं एक इधर शायद वाराणसी वगैरह भी जाता है। In which two regions where the land stack pilot location launched under the Digital India Land Record Modernization Program DILRMP। इसका फुल फॉर्म ही पूछ देगा अगली बार, तो याद रखना कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है। ये लाया गया किस चीज़ के लिए? तो लैंड स्टैक पायलट लोकेशन के लिए लाया गया। किसके द्वारा लाया गया पूछ रहा है, तो ये लाया गया यूनियन मतलब कहाँ लाया गया पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ, इन विच 2 रीजन, कौन से 2 जगह में लाया गया है? तो ये जो लाया गया भाई पौंडीचेरी और तमिलनाडु में लाया गया। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स मोस्ट हेवीली यूज इनलैंड वाटरवेज। कौन सा वाटरवे है जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वाटरवे? तो राइन वाटरवे। ये राइन वाटरवे कहाँ है? राइन वाटरवे कहाँ है भाई? तो ये आपका यूरोप में पड़ता है, ठीक है। कौन सी, ये राइन रिवर कहाँ पे पड़ती है? तो ये यूरोप में पड़ती है। यूरोप के कौन से कंट्री में पड़ती है बताइए? इटली में पड़ती है या फ्रांस में पड़ती है, पेरिस में होती है, कहाँ से गुजरती है? ये वोल्गा के बारे में भी है, मिसिसिपी के बारे में है और राइन के बारे में तो ये बेसिकली हमारा कहाँ है? ये जर्मनी में है, ठीक है। ये जर्मनी में। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। भारत में वाटरवे है ना, नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, ऐसे करके। चलो आगे देखते हैं 98, विच इज द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड। देखो लगातार एक जैसा क्वेश्चन पूछ दे, इन्होंने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है। सबसे पहले इन्होंने पूछा वर्ल्ड मोस्ट हेवीली यूज इनलैंड वाटरवे, तो ये राइन वाटरवे हो जाएगा। अब पूछ रहे हैं कि सबसे बिजी सी रूट कौन सा है? सी रूट के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है। नॉर्थ अटलांटिक कहाँ है? नदर्न अटलांटिक सी रूट है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी उसी टाइप का रूट है। उसके बाद आपका स्वेज कैनाल वाला रूट है, वो भी बिजी रहता है। लेकिन नॉर्थ अटलांटिक सी रूट जो है वो सबसे बिजिएस्ट सी रूट में से आ जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं 99, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग एरिडिटी इंडेक्स लाया गया है फॉर सेमी एरिड रीजन्स आर। तो पूछ रहा है कि सेमी एरिड रीजन क्या होता है, यही पूछ रहा है हम लोग से कि सेमी एरिड रीजन क्या है। तो सेमी एरिड रीजन जो हमारा हो जाएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो इंडेक्स में उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.2 से 0.5, ठीक। चलो उसके बाद क्या, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ कंजर्वेशन इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट द स्मूथ कोटेड ऑटर इन द कावेरी रिवर डेल्टा। पूछ रहा है कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव, किस चीज़ के लिए? तो स्मूथ कोटेड ऑटर जो है उससे रिलेटेड स्कीम लॉन्च किया गया कावेरी रिवर डेल्टा में। किसने किया? कावेरी देखोगे तो तमिलनाडु गेस किया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन भी वैसे ही दिए हुए आसपास के। उड़ीसा को तो आराम से आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ से आप आंध्र प्रदेश को भी हटा सकते हो, ठीक है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉन एज फ्लूइड। अब पूछ रहा है भाई, साइंस का क्वेश्चन आया,
कि फ्लूइड किसको कहते हैं हम लोग, तो फ्लूइड गोल्ड और मरकरी को कहेंगे, वाटर ऑक्सीजन को कहेंगे, एयर एंड एनी लिक्विड बोथ बी एंड सी, वाटर और ऑक्सीजन, वाटर क्या हो गया, लिक्विड हो गया, ऑक्सीजन गैस क्या हो गया, गैस हो गया। तो हमको पता है कि जो फ्लूइड किसको बोलते हैं, एक तो भाई लिक्विड को भी बोलते हैं और गैस को भी बोलते हैं, तो ये भी लिक्विड है और गैस है, और यहाँ पे बोल भी रहा है कि एयर एंड एनी लिक्विड, तो ये दोनों, तो दोनों बोथ बी एंड सी सही हो जाएगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर एज रीजन। बोल रहा है बर्निंग ऑफ कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लीड टू एयर पोल्यूशन। क्या भाई इससे एयर पोल्यूशन होता है, बिल्कुल होता है भाई, कोई भी बता देगा कि हाँ इससे एयर पोल्यूशन होता है। कोल एंड पेट्रोलियम आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल भाई नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आर ट्रू। लेकिन इसका रीजन तो नहीं है ना, ये ऐसा तो नहीं है ना कि ये नॉन रिन्यूएबल है इसीलिए पोल्यूशन हो रहा है, तो बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद बोल रहा है द टू एलिमेंट विच आर फ्रिक्वेंटली यूज फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर आर, ट्रांजिस्टर में क्या यूज होगा भाई, ट्रांजिस्टर किस चीज़ से रिलेटेड है, सेमीकंडक्टर टाइप का जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम ट्रांजिस्टर के बारे में भी पढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर का यूज से ट्रांजिस्टर बनता है, तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हो जाएगा, आराम से देख के उसको उड़ा सकते हो। कंसिडर द फॉलोइंग सॉलिड बॉडीज एंड अरेंज देम फ्रॉम हेवियर टू लाइटियर मास इन मैग्नीट्यूड। तो अब देखो बोल रहा है कि डिफरेंट बॉडी को देखना है और बताना है कि इसमें सबसे भारी कौन है और सबसे हल्का कौन है, ठीक, किससे बता रहे, हैवियर टू लाइटियर मतलब सबसे भारी कौन है, तो बोला टोटल मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मास ऑफ टोटल सॉलिड मटेरियल ऑन अर्थ और मास ऑफ एन एटम। कितना आसान है भाई, सबसे पहले तो लास्ट में लगा दो 4 नंबर पे इसको, ठीक है, 4 नंबर पे इसको लगा दिए। आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो 1 नंबर पे अर्थ आ जाएगा, सबसे भारी अर्थ होगा, तो एक पहला पे 1 आखिरी पे 4, ऐसा 2 ही ऑप्शन है। उसके बाद आप देख लो मास ऑफ टोटल मटेरियल ऑन अर्थ, तो ये थर्ड पे आ जाएगा, मतलब 1 3 और 2 4 हो जाएगा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का वेट कम होता है तो 1 3 2 4 हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक, आसान क्वेश्चन था। द ऑप्टिकल फाइबर आर यूज इन मीडियम क्या मेडिकल एक्टिविटीज़ मोस्टली फॉर द पर्पस ऑफ, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, तो एंडोस्कोपी के लिए इस्तेमाल होता है। एंडोस्कोपी में क्या करते हैं, पेट के अंदर बिल्कुल वो कैमरा टाइप का डालते हैं, उससे जो इंटरनल इमेजेस क्रिएट करते हैं, उसमें इसका ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग यूनिट ऑफ डिस्टेंसेज एंड अरेंज देम फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, पिकोमीटर और क्या पूछ रहे हैं, नैनोमीटर। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। भाई देखो पिकोमीटर जो होता है वो कितना होता है, 10, कहाँ है पिकोमीटर, पिकोमीटर होता है 10 टू द पावर कितना, -12 होता है, ठीक, जितना में माइनस में कम होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। नैनोमीटर पता है हमको कितना होता है, 10 टू द पावर -9 होता है। माइक्रोमीटर कितना होता है, तो माइक्रोमीटर हमारा हो जाता है 10 टू द पावर -6 हो जाता है, ठीक, 10 टू द पावर -6 हो जाता है। बच गया हमारा मिलीमीटर कितना हो जाता है, 10 टू द पावर -3 हो जाता है। तो अब अगर हम जब इसको अरेंज करेंगे तो कैसे कैसे अरेंज हो जाएगा, तो जो सबसे क्या बोल रहा है, बिगर इन मैग्नीट्यूड फ्रॉम स्मॉलर, सबसे स्मॉलर कौन हो जाएगा, तो जिसमें सबसे ज़्यादा पावर लगा हुआ वही सबसे स्मॉलर हो जाता है। तो हमारा सबसे स्मॉलर में आ जाएगा तीसरा नंबर, तीसरा वाला ऑप्शन 2 है, ठीक है। तो उसके बाद कौन सा आ जाएगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा चौथा नंबर, तीसरा के बाद चौथा, ऐसा भी ऑप्शन 2 है। पहला और दूसरा में आपको छांटना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, ये हो जाएगा आपका 3 4 2 1। पिकोमीटर, फिर नैनोमीटर, फिर माइक्रोमीटर और फिर मिलीमीटर। द सडन फॉल इन द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर इंडिकेट्स, एकदम जाके उठा के देखो, साइंस और ज्योग्राफी दोनों के घटना चक्र में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये क्या हो जाएगा, स्टॉर्मी वेदर हो जाएगा, ठीक है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। बोल रहा अ डाइस, क्या पूछ रहा है भाई ये, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो क्या शेप वेब के बारे में बात कर रहा है ये, तो ये भी क्वेश्चन हमको लगता है कि ठीक ही ठाक होगा, आसान ही क्वेश्चन है। तो डाइस हमारा क्या हो जाएगा, डाइस तो भाई क्यूब शेप का होता है, पता है हमको। फुटबॉल कैसा होता है, फुटबॉल स्फीयर होता है, ठीक है। पेंसिल कैसा होता है, पेंसिल तो हमारा कोनिकल होता है। और अच्छा न्यू पेंसिल बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, न्यू पेंसिल बोला, एक सेकेंड, न्यू पेंसिल कैसा हो जाता है हमारा, न्यू पेंसिल तो हमारा सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, न्यू पेंसिल हमारा सिलेंड्रिकल होता है। आइसक्रीम कैसा होता है, तो आइसक्रीम हमारा कौन शेप होता है, हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कैसे कैसे हो गया, ए का 3 हो जाएगा, ए का 3, 2 ऑप्शन है, और बी का 4, ए का 3 बी का 4, देखो ये हो गया ऑप्शन हमारा। आसान क्वेश्चन है यार, ठीक है। व्हेन अ सॉलिड स्फीयर ऑफ कॉपर इज हीटेड द चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड इन,
क्या बोल रहा है, व्हेन सॉलिड स्फीयर ऑफ कॉपर इज हीटेड द चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड इन, तो क्या हो जाएगा, पहला बोल रहा है रेडियस ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, मास ऑफ द स्फीयर। देखो भाई मास कांस्टेंट होता है, याद रखना इस बात को, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये बात याद रखना, खत्म हो गया। अब बोल रहे हैं रेडियस या सरफेस एरिया, भाई किसी भी चीज़ को गर्म करोगे तो उसके दोनों पे इंपैक्ट पड़ेगा, तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा। 110वां देखो, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर एज रीजन। बोल रहा है इफ अ मैन विद द रिस्ट वॉच ऑन हिज हैंड फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, इट्स वॉच गिव्स करेक्ट टाइम ड्यूरिंग द फ्री फॉल। क्या बोल रहा है भाई, इफ अ मैन विद द रिस्ट वॉच ऑन हिज हैंड फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, इट्स वॉच, हाँ भाई सही टाइम देगा, टाइम पे थोड़ी इंपैक्ट पड़ेगा, गिरने उड़ने से टाइम पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, तो ये सही हो जाएगा। द वर्किंग ऑफ द रिस्ट वॉच डिपेंड्स ऑन स्प्रिंग एक्शन एंड इट इज़ नथिंग टू डू विद ग्रेविटी। हाँ ऑब्वियस सी बात है, वर्किंग ऑफ जो आपका वॉच है वो स्प्रिंग एक्शन पे ही डिपेंड करता है, जो ऑसिलेशन होता है उस पर डिफेक्ट करता है, बट ये अनएफेक्टेड रहता है किससे, बाय द स्टेट ऑफ फ्री फॉल, मतलब जो इनर्शियल फ्रेम है उससे, ग्रेविटी से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, लेकिन क्या रीज़न होगा, नहीं रीज़न नहीं होगा, तो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है वैसे, 110 हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट बोथ एज, क्या है, ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस, ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस के बारे में बोल रहा है भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, HCO3 हो जाएगा। याद रखना है आपको कि ये क्या हो जाएगा, ये एम्फोटेरिक, मतलब एसिड और बेस दोनों जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं, ऐसा कुछ कुछ सब्सटेंस हमको लग रहा है Al2O3 भी शायद इसी में आता है, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, बट अच्छा है ये क्वेश्चन, अच्छा है। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 112, क्या बोल रहा है, निन हाइड्रिन टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग। देखो भाई सब नई नाम सुने हैं, ठीक है, तो निन हाइड्रिन टेस्ट जो होता है ये किससे रिलेटेड होता है, ये अमीनो एसिड से रिलेटेड होता है, बट ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट हो गया ना, अब दोबारा पूछ देगा मान लो 72वां में, तो भाई एपीओ में पूछ देगा, तो जाके करोगे ना इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। देखो भाई बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्वेश्चन आता है बार बार, ठीक है, इससे पहले आया था जहाँ तक हमको याद आ रहा है CO का बॉन्ड ऑर्डर आया था, तो उसका 3 था, हम इसको निकालने का ट्रिक भी बता देंगे। देखो CO है ना, C का कितना होता है, ये हो जाएगा 6 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा +8, तो टोटल 14 हो गया ना। इसको उंगली पे काउंट करोगे, जब दो का पेयर बना के निकालोगे तो लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है, इसका अलग ट्रिक है, इसको बाद में बताएंगे, लेकिन इसका आंसर निकल जाता है 3। तो वैसे यहाँ पे कुछ विच ऑफ द फॉलोइंग है आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पूछ रहा है कि किसका किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो जो हमारा CN है, CN कितना हो जाएगा 6 और इधर 7 6 13 हो जाएगा इसका, तो इलेक्ट्रॉन इसका भी कितना बॉन्ड हो जाएगा 3। O2 का कितना हो जाएगा भाई, O2 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा O2 का 2 हो जाएगा हमको लगता है, ठीक है। और NO का क्या हो जाएगा, NO का हो जाएगा, जोड़ के निकालने दो, NO का भी 3 हो जाएगा, ठीक है। और CN यहाँ भी है, CN यहाँ भी, तो इसका भी 3 ही हो जाना चाहिए। हमको लगता है इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। अच्छा यहाँ CN प्लस है, CN माइनस है, दो अलग अलग है, तो इसको ये बॉन्ड ऑर्डर जो है अलग से बताएंगे आपको कि कैसे निकाले थे, इसका एक ट्रिक है, उससे बताएंगे, ठीक है। तो 1 और 3 हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि O2 का हमारा क्या निकल जाएगा, O2 का बॉन्ड ऑर्डर अलग निकल जाएगा हमारा, और CN का भी अलग बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा, तो ये हमारा 1 और इसका हो जाएगा, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड ऑर्डर टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, पूछ रहा है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है। तो जब पैरामैग्नेटिक का बात आता है तो हमको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है, बाकी ये सब जो है ये डाईमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक क्या करता है, डिफ्लेक्शन दिखाता है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टैक्ट में आता है तो डिफ्लेक्शन दिखाता है, और डाईमैग्नेटिक का अलग अलग पेयर होता है। ये आप जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये पेयर एंटी पेयर वाला, जो पैरामैग्नेटिक होगा उसमें सब पेयर सेम पेयर में होगा, और जो डाईमैग्नेटिक होगा उसमें उल्टा पेयर हो जाता है। कार्बोक्सी पेप्टिडेज इज एन एंजाइम ऑफ विच मेटल, कार्बोक्सिल पेप्टिडाइज जो है ये जिंक का होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेने लायक क्वेश्चन है कि रिपीट हो तो। 116 देखो भाई कितना तगड़ा क्वेश्चन पूछ दिया है। क्या पूछा है ये, रॉल्ट्स लॉ। देखो भाई रॉल्ट्स लॉ, इसका तो नाम भी नहीं सुने हम लोग, ठीक है। तो रॉल्ट्स लॉ क्या है, याद कर लो
कि पी ओ माइनस पी अपॉन पी ओ, क्या है, पी ओ माइनस पी अपॉन पी ओ इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। तो ये पहला ही ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। दिस फॉर्मूला डिफाइन द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लिख लो, डिफाइंस क्या डिफाइन करता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगली बार आए तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है वैसे ये तो, बट ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ एल्युमिनियम। अब ये क्वेश्चन देख के अगर कोई बोले कि नहीं भाई, मतलब कैसा सवाल पूछ दिया भाई, फेल्ड्सपार होता है एल्युमिनियम का, ठीक है। बॉक्साइट बच्चा जानता है, कोरोंडम भी जानता है, गैलेना किसका होता है, लेड का होता है, पता होना चाहिए ये। चलो, लेड का क्या होता है, पीबी बोलते हैं, प्लम्बम, ठीक है। चलो, और से क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछेगा, एलॉय से पूछेगा, और से पूछेगा। मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट वन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। RHClPH33 वास्कास कंपाउंड, स्वार्ट्ज रिएजेंट, उसके बाद हाइड्रो फॉर्मलाइजेशन, विल्किंसन कैटलिस्ट, बहुत तगड़ा है भाई। इसका बता देते हैं हम आप लोग को आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा पहला का विल्किंसन कैटलिस्ट जो है, पहला का हो जाएगा भाई विल्किंसन कैटलिस्ट, ठीक है। पहला का चौथा हो जाएगा ये RHClPPH33 करके जो है। दूसरा का हो जाएगा हाइड्रो फॉर्मलाइजेशन यूजेज RH कॉम्प्लेक्सेस। कहाँ ये RH कॉम्प्लेक्सेस कहाँ है भाई, ये रहा RH कॉम्प्लेक्सेस का क्या हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा ये हाइड्रो फॉर्माइलेशन। और ट्रांस IRClCO जो है इसका आंसर हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा वास्कास, ठीक है। इसका इधर से जाओ, वास्कास हो जाएगा। और लास्ट में जो बच गया SbF3, इसका हो जाएगा स्वार्ट्ज, S से S, स्वार्ट्ज याद रखना है। अब इसका क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, रट्टा मार लेना है, ठीक है। इसको रट्टा मार लेना और कुछ नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन से ऐसा नहीं कि हम पूरा क्वेश्चन को जज कर लेंगे, 4-5 क्वेश्चन अभी बाउंसर मारा है ये लोग, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन ही टफ पूछ दिया है। अ सोल्यूशन दैट हैज अ pH ऑफ 5। अब बोलो ये क्वेश्चन आसान नहीं है क्या, 5 pH होगा तो क्या हो जाएगा, वो ऑब्वियस सी बात है, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पूछ रहा है, कुछ और भी पूछ रहा है, हैज ट्वाइस द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन विद अ pH ऑफ 10। क्या मतलब ऐसा है कि वो ट्वाइस हो जाएगा। अच्छा, डायरेक्टली पूछ रहा है भाई, हैज हाफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ, ये सब कुछ नहीं देखना है, एसिडिक होता है, सीधा एसिडिक देख के मार देना भाई। pH 5 पूछा है, एसिडिक होगा। 7 से कम में क्या होता है, एसिडिक। 7 से ज़्यादा में क्या होता है, बेसिक, ठीक। इसको थोड़ा बेवकूफ़ बनाने का कोशिश किया है, लेकिन ये क्या होगा, वीक एसिड होगा, याद रखना है ये चीज़ को। चलो, अ लार्ज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KEQ मीन्स, लार्ज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KEQ मीन्स पूछ रहा है, तो ये क्या होता है, KEQ जो हो जाएगा हमारा, वो द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम कंसिस्ट मेनली ऑफ प्रोडक्ट। सिस्टम इन इक्विलिब्रियम कंसिस्ट मेनली ऑफ प्रोडक्ट, ठीक। प्रोडक्ट रिएक्टेंट से रिलेटेड पूछ रहा है ये। द बेसिक अमीनो एसिड आर, बेसिक अमीनो एसिड क्या होते हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो बेसिक अमीनो एसिड जो होता है, बाइल एसिड, ग्लाइसिन, एलानिन, लाइजीन, तो ये लाइजीन हो जाएगा, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछने लायक क्वेश्चन है। देखो फॉर्मेट वही रखा है, उसी में थोड़ा डीप में जाके पूछा है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स रखा है क्वेश्चन, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में खास करके रखा है। बाकी फिजिक्स में ठीक था, मतलब थोड़ा डराया, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं बोलेंगे कि एकदम बर्बाद कर दिया, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है साइटोकिनिन्स आर मेनली, साइटोकिनिन्स क्या है भाई, हम लोग पढ़ते हैं प्लांट हार्मोन के बारे में, ठीक। तो साइटोकिनिन्स के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो ये क्या है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, स्टेरॉइड है, ये पूछ रहा है। तो ये हमारा मेनली क्या है, ये हमारा पेप्टाइड्स है, ठीक। पेप्टाइड है ये, याद रखना है इसको। प्रोटीनिसियस, प्रोटीन से रिलेटेड, ठीक है। ये प्रोटीनिसियस है, ये प्रोटीनिसियस है, याद रखना है। साइटोकिनिन्स कर लो, इसको भी मार्क कर लो। एन इंक्रीज इन कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड वेसल कॉजेज, क्या बोल रहा है कि जब अगर ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेसो कंस्ट्रिक्शन। क्या हमको आता था, हमको भी नहीं आता था, ठीक है, लेकिन हम इसको याद कर लेंगे, वेस्कोंस्ट्रिक्शन कह देंगे, ठीक। उसके बाद पूछ रहा है आर्चिया वॉज डिटरमाइंड टू बी अ यूनिक लाइफ फॉर्म बाई, आर्चिया के बारे में पूछ रहा है, यूनिक लाइफ फॉर्म बाय सीक्वेंस ऑन देयर राइबोसोमल, सीक्वेंस इन देयर राइबोसोमल RNA।
डी आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन के बारे में पूछ रहा है, एकदम नॉर्मल ये क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन जो इवॉल्व हो रहा है वो फोटोसिंथेसिस के टाइम में कहाँ से इवॉल्व होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। ओरिजिनेट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है हम लोग का CO2 होता है ना, और फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, प्लस वाटर होता है, और उसमें सनलाइट देते हैं तो क्या बनता है, सनलाइट देते हैं और क्लोरोफिल की मदद से क्या बन जाता है, क्लोरोफिल भी रहता है जो रिएक्शन होता है, इधर बन जाता है ग्लूकोज, या फिर उसका फॉर्मूला लिख लो C6H12O6, हम ग्लूकोज ही लिख देते हैं, ठीक है, ग्लूकोज बन जाता है और क्या बनता है, और ऑक्सीजन बनता है हमारा, ठीक। तो अब पूछ रहा है कि जो ऑक्सीजन बन रहा है ओरिजिनेट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, सही है। इज नॉट इवॉल्व बाई सल्फर मेटाबोलाइजिंग बैक्टीरिया, भाई सल्फर उल्फर से नहीं बनता, ये भी बात ठीक ही बोल रहा है। रिक्वायर्स फोटो रिस्पायरेशन, फोटो रिस्पायरेशन होता है क्या, हाँ भाई फोटो रिस्पायरेशन में जो पानी छोड़ने वाला सीन होता है, ठीक है, तो वो भी ठीक हमको लग रहा है। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, देखो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन जब दे देना तो बहुत हाई चांस हो जाता है कि ऑल ऑफ द अबव सही होगा, लेकिन एटलीस्ट हमको ये तो पता है नहीं कि ये सही है मेरा और दूसरा वाला ऑप्शन भी सही है। अगर जब दो सही हो गया है और ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ तो हम लोग ऑल ऑफ द अबव के साथ जाएंगे, ठीक है। द हीट कंटेंट इन अ सिस्टम इज डिफाइंड बाई इट्स, हीट जो कंटेंट होता है वो किससे डिफाइन होता है, एंट्रोपी से होता है। क्या है, हीट कंटेंट इन अ सिस्टम इज डिफाइंड बाय एंट्रोपी, यूट्रोफी, इंथैल्पी। अच्छा, हीट क्या होता है, इंथैल्पी से होता है, ठीक है। एंट्रोपी भी हम लोग पढ़ते हैं ये, बट किससे होता है, एंथैल्पी से होता है। एंथैल्पी क्या है कि थर्मोडायनेमिक जब हम लोग पढ़ते हैं ना उसमें एंथैल्पी के बारे में पढ़ते हैं, एच से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, एच से हम लोग बोलते हैं ना, एच से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल हीट बोलते हैं। देखो भाई थर्मोडायनेमिक्स तक से क्वेश्चन पूछ रहा है तो वही टोटल हीट के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग का कितना है, क्वेश्चन 127 देखेंगे। प्लाज्मा कंटेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग कंपोनेंट, जो हमारा ब्लड का प्लाज्मा होता है उसके बारे में पूछ रहा है कि किससे, तो फिब्रिनोजेन पढ़ते हैं हम लोग कि खून जब निकलता है तो क्या होता है उसमें, फिब्रिनोजेन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए काम आता है, तो वही फिब्रिनोजेन यहाँ पे फिब्रिन के रूप में हो रहा है। ऐसे भी आप देखिएगा हेमोग्लोबिन है, DNA, कोलेस्ट्रॉल है, तो उससे आप निकाल सकते हैं। विटामिन K भी जो होता है हमारा क्लॉटिंग के काम आता है, और एक और कुछ होता है, याद नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे। MHC मॉलिक्यूल्स आर प्रीमियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर, MHC मॉलिक्यूल किस चीज़ के लिए होता है भाई, तो ये होता है एंटीजन प्रेजेंटेशन टू T सेल्स। जो हम लोग सेल्स पढ़ते हैं, T सेल्स, जब नॉर्मल हम लोग सेल वेल के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं T सेल, बहुत डीप में जाके पूछा है, हमको याद कर लेना है कि MHC किसे, एंटीजन प्रेजेंटेशन T सेल, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या, पैराक्रीन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स यूजुअली हैव अ लिमिटेड रेंज बिकॉज दे आर, क्या है ये पैराक्लीन, पैराक्लीन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स यूजुअली हैव अ लिमिटेड रेंज बिकॉज दे आर रैपिडली डिग्रेडेड और अनस्टेबल। ये क्या होता है, रैपिडली डिग्रेडेड और अनस्टेबल होता है, इसलिए इसका रेंज जो होता है वो क्या होता है, वो लिमिटेड रेंज होता है, ठीक। अच्छा, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, एटलीस्ट ये तो हम लोग को समझ में आ जाए, लिख लो यहाँ पे, ये भी प्लांट हार्मोन से रिलेटेड है भाई। पता नहीं ये नीट के लेवल का क्वेश्चन पूछा है शायद, प्लांट हार्मोन से रिलेटेड है, और किससे लिए, साइटोकाइंस, साइटोकाइंस मस्ट बी ब्रोकन डाउन क्विकली, ठीक है, तो साइटोकाइंस से रिलेटेड है ये। चलो उसके बाद देखते हैं एक्टिवेशन ऑफ B2 एंड्री, क्या है, एंड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स इन स्मूथ मसल्स काउजेज, क्या करता है ये, तो मसल को रिलैक्शन देता है, ठीक, मसल को रिलैक्स करता है। क्या है, B2 एंड्री एनर्जिक रिसेप्टर, ये क्या करता है, मसल को रिलैक्स करने का काम करता है, ठीक, लाइक इन ब्रोंकियोलिस, ठीक है। इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बट जान लो कि मसल रिलैक्सेशन का काम करता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है भाई, आइडेंटिफाई द नंबर डेट कंप्लीट द पैटर्न इन द गिवन, 60, 56, 60 में से 4 कम हुआ, 56 हो गया, 56 में से कितना कम हुआ, 9 कम हुआ, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ से मैथ चालू हो गया, तो मैथ्स का नॉर्मली हम लोग क्या ही सॉल्व करेंगे, तो हम लोग अपना यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसका आंसर वैसे 8 हो जाएगा, ठीक है। मैं आंसर टिक कर दे रहा हूँ जो सॉल्व करके मैंने रखा है उसके अकॉर्डिंग में,
आंसर टिक कर देता हूँ, 180 हो जाएगा। ठीक है, टफ पूछ रहे हैं, आइडेंटिफाई द नंबर डेट कंप्लीट द पैटर्न इन द गेम। तो देखो नंबर जो कंप्लीटिंग द पैटर्न वाला सिस्टम है वो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी ठीक ठाक है ये, इसको सॉल्व करने में मतलब काफ़ी लेंदी है, नो डाउट। और 134 क्या है, 134 का 95 हो जाएगा, इसमें भी 135। ये डायग्राम से रिलेटेड पूछ रहा है। ठीक है, हम लोग यहीं तक रखते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जो जीएस वाला पोर्शन है लगभग हमने उसको कर लिया है, आपके पूरे इसमें जितने क्वेश्चन है लगभग वो करा दिए गए हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ मिस्टेक भी हो तो आप लोग उसको अपने से रीवेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, जितना मेरे लेवल तक हुआ मैंने कोशिश की, और फिर ठीक है, ऐसे ही हम लोग को यहाँ से जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसको कलेक्ट कर लेना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक पैटर्न हम लोग को समझने की कोशिश की है। लेकिन ये बात याद रखिए कि हमको जो प्रीलिम्स में 150 में से 90 नंबर ही लाना है भाई, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि बहुत टफ पूछ दी। इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं, इसमें भी आप काट छाट के निकालोगे तो 90 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे आपको जिसको कि आप सॉल्व कर सकते हो, बिना मिस्टेक के सॉल्व कर सकते हो। करेंट को अगर बार बार रिवाइज करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगोगे, एलिमिनेट करोगे तो 90 तक पहुँचा जा सकता है, इस क्वेश्चन में भी पहुँचा जा सकता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बाकी आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो बताइए कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। थैंक यू, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है बट आप लोग अगर यहाँ तक देखें तो लॉट्स ऑफ